600 सालों की कल्टीवेशन के बाद जब मैं लौटा तो देखा कि दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी मुझे याद थी। तभी एक आवाज आई, सर ये बहुत डेंजरस है। हमें एक इमरजेंसी मैसेज मिला था कि कोई 10,000 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ठीक ऊपर खड़ा है। मैं तो भूल ही गया था कि ये अब कल्टीवेशन की दुनिया नहीं है। उस ऑफिसर ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, कृपया अपना आईडी कार्ड दिखाइए। मैंने सोचा ट्रैवल परमिट, क्या यह गांव का कोई सर्टिफिकेट है? उसने फिर कहा, सर अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो प्लीज हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। मैंने उन्हें बताया, मेरा नाम युतियान है, मेरी उम्र 60 साल है और मैं शांकिंग गांव से हूँ। मैं पहाड़ों पर एकांत में रहता था, इसलिए मुझे इस मॉडर्न दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। पुलिस वाला हैरान होकर बोला, क्या आपका जन्म सच में 1962 में हुआ था? तभी ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए। डॉक्टर ने कहा, इनके एक्टिव सेल्स एक आम इंसान से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं। बाकी कोई एब्नॉर्मेलिटी नहीं है। सर आप अपनी हेल्थ ऐसे कैसे मेंटेन रखते हैं? आपकी शक्ल देखकर तो कोई भी आपको 20 साल का ही समझेगा। मैंने मन ही मन सोचा, शायद पहाड़ों की ताजी हवा और भरपूर स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से बुढ़ापा मुझ पर धीरे धीरे आ रहा है। ऑफिसर ने कहा, देखिए सर, चूंकि आपके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है इसलिए टेक्निकली आप एक अनडॉक्यूमेंटेड पर्सन माने जाएंगे, लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपका एक बेटा है जो इसी शहर में रहता है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? मैं हैरान रह गया, क्या कोई गलती तो नहीं हो रही? उसने बताया, डेटाबेस में उनकी माँ का नाम जियांग क्यूयुन लिखा है। मैंने बेचैनी से पूछा, क्यूयुन कहाँ है? मुझे जल्दी उनसे मिलवाइए। लेकिन उसका जवाब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अनफॉर्चुनेटली 20 साल पहले ही एक बीमारी से उनका निधन हो चुका है। आई एम सॉरी। ये आपके बेटे की डिटेल्स हैं, आप चाहें तो उसे ढूंढ सकते हैं। यू जिएटिंग, मेरा बेटा। ऑफिसर ने कहा, मिस्टर यू, मैं आपको अभी वहाँ ले चलता हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 जन्मों के अकेलेपन के बाद आज मेरा एक बेटा और 3 पोते पोतियाने होंगे। मैं जिसके पास अनगिनत मैजिकल ट्रेजर हैं, जो एक लीजेंडरी कल्टीवेटर है, क्या मेरे वंशज ऐसी छोटी सी जगह पर रहते हैं? तभी ऑफिसर एमसी को उसके सन के अपार्टमेंट के पास ले जाता है। हम वहाँ पहुंचे। ऑफिसर ने कहा, हेलो मिस शेंग सुहुआ, हमें ये सज्जन मिंगजू टावर के पास मिले। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये आपके पति के पिता हैं। वो औरत एकदम शॉक में थी। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? इतना जवान आदमी और आप कह रहे हैं कि ये मेरे फादर इन लॉ हैं? ऑफिसर ने कंफर्म किया कि डेटाबेस से मैच हो चुका है। उसने कहा, मुझे भी अपने पति से पूछना है, लेकिन अभी वो हमें अंदर ले गई। तभी एमसी भाग के अपने सन को देखने जाता है। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने रोते हुए बताया, जियाटिंग बहुत ऊंचाई से गिर गए थे। सर्जरी के बाद से उन्हें होश नहीं आया है। हमारे पास हॉस्पिटल के पैसे नहीं थे, इसलिए हमें उन्हें घर लाना पड़ा। उसने मुझसे कहा, हालांकि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे फादर इन लॉ हैं, लेकिन प्लीज आप यहाँ रुकिए और जियाटिंग के पास बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ। उसके जाने के बाद एमसी ने अपने पावर का यूज करके अपने बेटे को ठीक कर दिया। तभी मेरे बेटे को होश आया। उसने मुझे देखा और पूछा, आप कौन हैं? मैंने भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, युतियान। वो रो पड़ा। क्या पिताजी, क्या सच में आप हैं? आप इतने सालों तक कहाँ थे और आप ऐसे इतने जवान क्यों दिख रहे हैं? मैंने उसे गले लगा लिया। काश मैं थोड़ा जल्दी लौटा था तो तुम्हारी माँ हमें इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाती। मैंने उसे बताया कि मैं कुछ रीजन से घने पहाड़ों में एकांत में रह रहा था। तभी सुहुआ की आवाज आई, खाना तैयार है। मैंने सुहुआ से कहा, तुमने इस मुश्किल वक्त में बहुत मेहनत की है, थैंक यू। वो बोली, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं फादर इन लॉ, वो मेरे पति हैं, उन्हें बचाना ही था। चलिए खाना खाते हैं। खाते वक्त सुहुआ ने पूछा, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? मैंने मुस्कुराकर कहा, खाना बहुत टेस्टी है, बस बात यह है कि मैंने सालों तक सिर्फ जंगल के फल और ताजी ओस पीकर गुजारा किया है, बहुत टाइम से इंसानी खाना नहीं खाया। मैंने पूछा, सुना है बच्चे बाद में लौटेंगे? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। मेरे जाते ही सुहुआ ने हैरानी से जियाटिंग से पूछा, अभी क्या हुआ? वो इतनी तेज कैसे दौड़ रहे थे? मैं सीधा एक गिरवी की दुकान पहुंचा। वहाँ एक आदमी ने पूछा, जी सर बताइए। मैंने अपना जेड स्टोन टेबल पर रखा। मुझे इसे गिरवी रखना है, देखिए इसकी क्या कीमत मिलेगी? उसने स्टोन को गौर से देखा और बोला, सर आपका ये जेड बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है, मुझे अपने मास्टर को बुलाना होगा। उसने मास्टर लियांग को बुलाया। मास्टर लियांग ने जैसे ही उसे देखा उनके होश उड़ गए। ये तो ओल्ड माइन ग्लास जेड है, टॉप क्वालिटी का इंपीरियल ग्रीन। जल्दी यंग मास्टर्स किन को बुलाओ, हम इस पर डिसीजन नहीं ले सकते। इस जेड की कीमत कम से कम 200 मिलियन है। तभी दुकान का मालिक किन मिंगजे वहाँ आया। सॉरी मिस्टर यू, आपको वेट कराने के लिए। आपके इस जेड के लिए हम 300 मिलियन ऑफर करते हैं, क्या आपको ये ठीक लगेगा? मैंने शांति से कहा, हाँ ठीक है। उसने कहा, ग्रेट, अपनी बैंक डिटेल्स दीजिए, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूँ। मैंने कहा, मेरे पास कोई बैंक कार्ड नहीं है। उसने तुरंत एक चेक लिख कर दिया। मैं सीधा बैंक गया। वहाँ स्टाफ से कहा, प्लीज मेरा अकाउंट खोल दीजिए और ये चेक डिपॉजिट कर दीजिए। स्टाफ हैरान थी। सर क्या आप सच में इस चेक की पूरी अमाउंट जमा करना चाहते हैं? उसने मुझे मेरा नया कार्ड दिया और जब तक वो पलटी मैं वहाँ से गायब हो चुका था। मैं अगली सुबह घर पहुंचा। सुहुआ और जियाटिंग टेंशन में थे। पिताजी आप आ गए, हमें लगा आप कहीं खो गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खो नहीं सकता। फिर मैंने अपनी पोती से पूछा, बेटा यहाँ सबसे अच्छे अलग थलग वाले घर कहाँ मिलते हैं, जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो? उसने कहा, अलग थलग वो तो सिर्फ विला होते हैं, सबसे बेस्ट तो सीव्यू नंबर 1 और झुनचेंग यिपिन है।
हैं। मैंने कहा ठीक है चलो वहीं चलते हैं। जेटिंग परेशान हो गया। पापा मजाक मत कीजिए, एक विला की कीमत करोड़ों में होती है। मैंने कॉन्फिडेंस से कहा तुम बस मुझे वहां ले चलो, पैसों की टेंशन मत लो, हमारा परिवार इस छोटी सी जगह पर नहीं रह सकता। हम सी व्यू नंबर 1 पहुंचे। सेल्समैन ने पूछा सर आपको कैसा घर चाहिए? मैंने कहा लोगों से दूर और आसपास का एनवायरनमेंट एकदम बेस्ट होना चाहिए। उसने हमें एक पेंट हाउस दिखाया। सर ये सी व्यू नंबर 1 का सबसे शानदार विला है, 780 स्क्वायर मीटर का, एकदम लुजिन रिवर के सामने। जेटिंग ने धीरे से मुझसे कहा पिताजी ये कुछ ज्यादा ही महंगा है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सेल्समैन ने एटीट्यूड में कहा सर इस प्रॉपर्टी को अंदर से देखने के लिए ही आपके अकाउंट में मिनिमम 50 मिलियन का बैलेंस होना चाहिए। मैंने शांति से अपना कार्ड उसके आगे कर दिया। ये लो चेक कर लो। बैलेंस देखकर उसके पसीने छूट गए। यस सर प्लीज मेरे साथ आइए। पूरा विला देखने के बाद उसने पूछा सर क्या आप सेटिस्फाइड हैं? मैंने कहा बुरा नहीं है, मैं इसे खरीद रहा हूँ। वो शॉक्ड थी। सर क्या आप और ऑप्शंस नहीं देखना चाहते? मैंने कहा क्यों, क्या मैं इसे अभी नहीं खरीद सकता? वो हड़बड़ाते हुए बोली बिल्कुल खरीद सकते हैं, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट रेडी करती हूँ। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। मैनेजर ने कहा मिस्टर यू प्रॉपर्टी के पेपर्स के लिए हमें आपके आईडी कार्ड की जरूरत होगी। मैंने जियाटिंग का आईडी कार्ड आगे बढ़ा दिया। इसका यूज करो। जियाटिंग एकदम चौंक गया। अरे पापा घर तो आपने खरीदा है, इसे मेरे नाम क्यों कर रहे हैं? मैंने प्यार से उसे डांटते हुए कहा तुम मेरे बेटे हो, अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं खरीदूंगा तो किसके लिए खरीदूंगा? मैनेजर ने मेरे और जियाटिंग के चेहरे को देखकर मन ही मन सोचा ये सच में बाप बेटे हैं। आजकल मेडिकल ब्यूटी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है यार। उसने हमें चाबियां दी और कहा कि घर एकदम रेडी है, हम आज ही शिफ्ट कर सकते हैं। तभी मेरे पोते पोतियां आपस में बात कर रहे थे। हमारे पास तो रहने की सही से जगह भी नहीं है, दादाजी कहाँ सोएंगे? मेरा पोता लिन बोला माँ टेंशन मत लो, मैं अभी एक प्रोडक्शन में सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ। फ्यूचर में मैं एक बड़ा घर जरूर खरीदूंगा ताकि परिवार का बोझ हल्का कर सकूं। तभी जियाटिंग ने आकर कहा सुआ पापा ने नया घर खरीद लिया है, जल्दी सामान पैक करो, हम आज रात ही शिफ्ट हो रहे हैं। मेरी पोती मुझे देखकर फुसफुसाई ये तो बड्ढे भाई से भी छोटे दिखते हैं, कहीं ये सच में पापा के नाजायज बेटे तो नहीं? जियाटिंग ने उसे डांटा चुप कर बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादाजी का अपमान करने की? मैंने हंसते हुए कहा कोई बात नहीं, मैं आज अचानक आ गया इसलिए कोई खास तोहफा नहीं ला पाया, लेकिन सुहुआ तुमने इतने सालों तक बहुत मेहनत की है, ये तुम्हारे लिए है। मैंने उसे कुछ पैसे दिए, फिर कहा अभी सिर्फ जरूरी सामान पैक कर लो, बाकी कल ले लेंगे। जब वो सब नए घर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी रह गईं। हे भगवान ये घर कितना बड़ा है, ये तो कमाल है पापा, क्या आपकी कोई लॉटरी लगी है इतना बड़ा घर किराए पर लेना? जियाटिंग ने सीना तानकर कहा किराए पर लेने का क्या मतलब, तुम्हारे दादाजी ने इसे खरीदा है और मैं तुम्हें बता दूं कि प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मेरे नाम पर हैं। बच्चों का तो दिमाग ही घूम गया। वो आपस में बात करने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पापा दूसरी पीढ़ी के अमीर हैं? मतलब क्या हम तीसरी पीढ़ी के अमीर बच्चे हैं? मैंने कहा ठीक है अब ऐसे घूरना बंद करो और अपने अपने कमरे खुद चुन लो। मास्टर बेडरूम तुम्हारे माता पिता के लिए है, रूम सिलेक्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें बाहर डिनर पर ले चलूंगा। जियाटिंग ने कहा और तुम्हारे दादाजी के लिए भी एक मास्टर बेडरूम है, तुम में से कोई भी इसके लिए लड़ेगा नहीं। बच्चे खुश होकर बोले वाह दादाजी का कमरा तो बहुत महंगा लग रहा है, बड्ढे बुजुर्गों का तोहफा कोई मना नहीं कर सकता। हाँ। अगले दिन हम बाहर थे तभी सडिडे एचक पर एक इमरजेंसी हो गई। एक बूढ़े आदमी को जमीन पर पड्डे है देख मैंने कहा इनका रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो चुका है। एक आदमी ने मुझे रोका नौजवान हिलना मत, अगर सच में कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी नहीं ले पाओगे। जियाटिंग बीच में आया मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, उन्हें देखने दीजिए। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अपने एक्यूपंक्चर और ट्रू ची का इस्तेमाल करके कुछ ही सुइयों से उस आदमी को होश में ला दिया। भीड़ चिल्लाने लगी वाह डिवाइन डॉक्टर आप कमाल हैं, ये आदमी तो बस मरने ही वाला था और आपने चमत्कार कर दिया। जियाटिंग ने भी गर्व से कहा जी हाँ दादाजी आपकी मेडिकल स्किल्स तो सच में दिव्य। लेकिन मैंने मन में सोचा आज मैंने बहुत ज्यादा ट्रू ची का इस्तेमाल कर लिया, पता नहीं इस ब्लू स्टार ग्रह की स्पिरिचुअल एनर्जी इसे जल्दी से भर पाएगी या नहीं। यहाँ की एनर्जी मेरी दूसरी दुनिया जितनी प्योर नहीं है, ये उतनी तेज नहीं है जितनी मैंने कल्पना की थी। जब मैं घर वापस लौटा तो मेरी पोती यूलिन अपना कैमरा लेकर घूम रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्ट्रीमर यूलिन। हमारे लिविंग रूम से लुजिन नदी का क्या मनोरम दृश्य दिखाई देता है। मुझे देखते ही वो बोली दादाजी आप घर आ गए। मैंने हैरानी से पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? ये छोटा सा बॉक्स क्या ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन डिवाइस है? तभी उसकी लाइव चैट में किसी ने कमेंट किया अरे स्ट्रीमर क्या तुम्हारे दादाजी किसी कल्टीवेशन नॉवल से बाहर निकल कर आए हैं? सॉरी दोस्तों मैं आज के लिए स्ट्रीम यहीं एंड कर रही हूँ। मैंने अपने पोती से कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, चलो आज कार खरीदने चलते हैं। पोती ने कहा दादाजी मुझे लगता है कि एक बड़ी और कंफर्टेबल एसयूवी आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी, चलिए मर्सिडीज या BMW देखते हैं। उस तरफ चलिए, आगे से राइट मुड़िए। दादाजी क्या आप सच में इस जगह के लिए नए हैं? आपने रास्ता एक ही नजर में कैसे पहचान लिया? शोरूम पहुंचने पर सेल्समैन बोली गुड मॉर्निंग सर, क्या आपको कोई पर्टिकुलर मॉडल पसंद है? मैंने एक कार की तरफ इशारा करते हुए कहा मैं यह वाला लूंगा। सेल्समैन ने कहा सर ये हमारा कलेक्टर एडिशन रोल्स रॉयस फैंटम है, क्या आप चाहेंगे कि मैं पहले एक टेस्ट ड्राइव के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दूं? मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, बस यही पैक कर दो। सेल्समैन बोली बहुत बढ़िया सर, इस फुल ऑप्शन मॉडल की कीमत 98 लाख युआन है, डिलीवरी एक हफ्ते के अंदर हो जाएगी। मैंने पोती से कहा चलो एक और खरीदते
देखते हैं, क्या यह तुम्हें बेटर लगेगी? पोती खुशी से उछल पड़ी। देखिए, दादाजी ने मेरे लिए फेरारी खरीद ली। क्या मैं सच में कोई सपना तो नहीं देख रही दादाजी? दादाजी, मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है जिसने आपकी जान बचाई थी। उसका नाम यू तियान है। वो सालों तक पहाड़ों में एकांत में रहता था। उसने हाल ही में अपनी आईडी अपडेट करवाई है और अपने परिवार से मिला है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उनके घर के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो अभी 60 साल के हैं। बूढ़े आदमी ने पूछा, 60 साल के? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने किसी गलत आदमी की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर ली? जिंग हुआन बोला, जी हाँ, उनका आईडी कार्ड अभी हाल ही में रिन्यू हुआ है। बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया। 60 साल की उम्र में भी वो इतने जवान दिखते हैं और बस कुछ ही मिनटों में उन्होंने मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। जिंग हुआन, वो वाकई कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। मिस्टर यू जैसे इंसान से दोस्ती करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और अगर दोस्ती ना हो पाए तो उन्हें कभी नाराज मत करना। जिंग हुआन, समझ गया। एक अच्छा सा गिफ्ट तैयार करो, मैं उनसे पर्सनली मिलकर उन्हें थैंक यू कहूंगा। और हाँ, मेरी वो कीमती दहोंग पाओ चाय की पत्तियां भी साथ ले आना। जिंग हुआन हैरान रह गया। दादाजी, लेकिन वो चाय तो आपका खजाना है। क्या पता अगर हम ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान से दोस्ती कर लें तो फ्यूचर में ये हमारा ही फायदा है। बॉस ने कहा, यू हुआ, क्या तुम आज फ्री हो? चलो काम के बाद साथ में डिनर करते हैं। यू हुआ ने मन में सोचा, ये मैडम वांग शादीशुदा हैं, फिर भी हर दिन मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर मैंने इन्हें नाराज किया तो मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। मुझे यहाँ से जल्दी निकलने का कोई बहाना सोचना होगा। उसने बॉस से कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए घर पर खाना बना दिया है तो मैं घर पर ही खा लूंगा। बॉस बोली, घर पहुँचने में काफी टाइम लगता है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाऊंगी। खाने के बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। मैंने पूछा, क्या यू हुआ आज वापस नहीं आ रहा है? लड्डच की बोली, बर्थडे भाई का हर दिन ऐसा ही होता है, उनकी कंपनी बहुत बिजी है। यू हुआ को हर दिन ओवरटाइम करना पड़ता है और वो बहुत लेट घर आते हैं। लड़की ने गुस्से में कहा, हम्फ, किस काम में बिजी? बस उसकी वो फ्रस्ट्रेटेड बॉस बड़े भाई को इतना हैंडसम देखकर वो उसे सेड्यूस करना चाहती है। चूंकि वो उसकी कोई बात नहीं मानता, इसलिए वो उसे हर दिन देर तक काम करवाने के बहाने ढूंढती है। ये तो सरासर एक्सप्लॉयटेशन है। उसने आगे कहा, ये सोचना भी अजीब है कि कोई मेरे इतने शरीफ बड़े भाई को फंसाना चाहेगा। वैसे उसका चेहरा वाकई किसी हथियार से कम नहीं है ना? पिता जियाटिंग ने कहा, ये मेरी भी गलती है। मैंने ही उसे कहा था कि एक जगह सेटल होने के बाद उसे टिक कर मेहनत करनी चाहिए। ज्यादा मत सोचो, क्या पता उसने सच में कभी अपनी जॉब चेंज करने का ना सोचा हो। मेन रीजन ये है कि हमारे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, इसलिए उसने जॉब छोड़ रहने की हिम्मत ही नहीं की। मैंने कहा, अगर उसे ये जॉब पसंद नहीं है तो वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। यू हुआ को अभी फोन करो और उसे वापस आने के लिए कहो। आज का यू हुआ वो नहीं है जिसे बस जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़े। अब तुम सबको बस वही करना है जो तुम करना चाहते हो। मैं तुम सबका सपोर्ट हूँ। छोटे पोते ने पूछा, तो क्या मैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकता हूँ? पोती बोली, दादाजी, इसे तो बस पढ़ाई नहीं करनी है, इसे तो हमेशा गेम्स ही खेलने हैं। छोटे ने जवाब दिया, ये सिर्फ कोई मामूली गेम नहीं है, ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है। इससे देश को नेशनल लेवल पर प्राउड फील कराया जा सकता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते रहे तो मैं तुम्हें अपना सपना पूरा करने की पूरी परमिशन दूंगा। थैंक यू दादाजी। हाँ, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। अरे धीरे दौड़ना, ध्यान रखना कहीं गिर न जाओ। जियाटिंग बोला, मैं अभी यू हुआ को कॉल करता हूँ और उसे वापस आने के लिए कहता हूँ। यू हुआ ने कहा, माफ कीजिए मैडम वांग, मुझे एक कॉल आ रहा है। हेलो पिताजी, जियाटिंग ने कहा। यू हुआ, अब और परेशानी सहने की जरूरत नहीं है, घर वापस आ जाओ। यू हुआ ने मन में सोचा, पूरे 3 साल तक मैं इस कंपनी का गुलाम बनकर रहा। मैंने एहसान का सारा कर्ज चुका दिया है। फाइनली अब मुझे इस अनफेयर ट्रीटमेंट को और बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। बॉस ने कहा, यू हुआ, क्या तुम सच में ऐसा सोच रहे हो? अभी परफॉर्मेंस रिव्यू का टाइम है और तुम्हारी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है। यू हुआ ने सख्ती से कहा, मैडम वांग, मैं आपके साथ डिनर पर नहीं जाऊंगा। आप मेरे परफॉर्मेंस रिव्यू के साथ जो चाहें वो कर लें। मैं कल ही अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। बॉस घबरा गई, क्या तुम सच में रिजाइन करना चाहते हो? यू हुआ, अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में एक बार सोच लो। मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी जैसे मैंने रिजाइन वाली बात सुनी ही नहीं। कैसा रहेगा अगर तुम आज मेरे साथ डिनर कर लो? मैं जीएम से तुम्हारी प्रमोशन के बारे में बात कर लूंगी। यू हुआ ने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है, कृपया प्रमोशन का मौका आप किसी और के लिए छोड़ दें। मैं कोई चापलूस इंसान नहीं हूँ और मैं इन छोटे मोटे फायदों के लिए अपना जमीर बेचना नहीं चाहता। बॉस गुस्से से बोली, बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में यू हुआ। अगर तुम्हारी एक अच्छी शक्ल ना होती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कंपनी में एक दिन भी टिक पाते? बड्डे भाई, क्या आपने सच में जॉब छोड़ दी? यू हुआ ने कहा, जी हाँ, अब से मैं घर पर ही रहूंगा। मैंने कहा, कल तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम और तुम्हारे पिता मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलना। ठीक है दादाजी। मैंने मन ही मन अपने परिवार को देखकर सोचा, जियाटिंग बहुत इंटेलिजेंट है और चीजें जल्दी सीखता है। वह बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट है। कैपिटल की कमी होने के बावजूद उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी और मेहनत है। वह सबसे कैपेबल असिस्टेंट साबित होगा। यूलिन को एक्टिंग पसंद है, लेकिन वह इंडस्ट्री के अनरिटन रूल्स को फॉलो करने से साफ इनकार करती है। यूक्यूई बहुत एक्टिव है और उसका ई स्पोर्ट्स का सपना है, वो बिल्कुल मेरे जैसा है। अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं डेफिनेटली उनके सभी सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करूंगा। तभी डोर बेल बजी। अजीब बात है, हम तो यहाँ अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, किसी को हमारा एड्रेस पता नहीं होना चाहिए। दरवाजा खोलते ही जियाटिंग बोला, ओ आप हैं, प्लीज अंदर आइए, प्लीज अंदर आइए। उसने आवाज लगाई। यूं हुआ, जाओ दादाजी को बाहर बुला लाओ। ठीक है। अंदर आकर वांग देयू ने कहा, बिना अपॉइंटमेंट के आना मेरी गलती थी। अगर मिस्टर यू अभी तक नहीं जागे हैं तो हम वेट कर सकते हैं।
चाय पीते हुए वो बोले, वैसे बहुत बढ़िया चाय है, इसकी खुशबू से ही माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। बेटा एक कप और देना। जिंग हुआन ने पूछा, दादाजी क्या ये चाय सच में इतनी अच्छी है, आपकी कीमती दा होंग पाओ से भी बेटर? दादाजी ने मजाक में डांटा, अरे बदमाश, मुझसे कंपटीशन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम बड़ों की रिस्पेक्ट करना भूल गए हो? जिंग हुआन हंसकर बोला, ओ दादाजी, चूंकि आपने बड़ों का आदर और छोटों से प्यार करने की बात कही है तो आपको मुझ छोटे से भी प्यार करना चाहिए। ठीक है, यह आखिरी कप तुम्हारा है, मैं अब तुमसे और कंपटीशन नहीं करूंगा। मैंने कमरे से बाहर आते हुए कहा, जियाटिंग, इनके लिए एक और कप चाय बनाओ। वांग देयू ने उठकर कहा, नमस्कार मिस्टर यू, मैं आज स्पेशली आपको मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू कहने आया हूँ। ये तांग राजवंश के कैलीग्राफर तैंग युआन की ओरिजिनल पेंटिंग है, मेरी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑन ऑफ ग्रेटिट्यूड। मुझे उम्मीद है आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। मैंने शांति से कहा, ये बस मैंने यूं ही कर दिया था, इसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वांग देयू बोले, भले ही आपने इसे कैजुअली किया हो, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप न होते तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। मेरा नाम वांग देयू है, हैशी वांगशी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का करंट चेयरमैन। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जियाटिंग हैरान रह गया। वांग देयू, आप ही हाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के वो लेजेंड मिस्टर वांग देयू हैं जिनका नाम चाइना की फोर्ब्स लिस्ट में है? वांग देयू हंसे, हाँ, मैंने तो बस एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी शुरू की थी, इसमें कुछ खास नहीं है। मैंने वांग देयू से कहा, मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ, प्लीज बोलिए मिस्टर यू। जियाटिंग ने बीच में कहा, भाई वांग, पहले चाय पीजिए। वांग देयू बोले, ये चाय सचमुच लाजवाब है, इसे पीकर मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। जियाटिंग ने गर्व से बताया, ये स्पिरिचुअल चाय है जिसे मेरे पिताजी ने खुद उगाया है, उन्होंने काफी क्वांटिटी में बनाई है, जाते वक्त थोड़ी अपने साथ ले जाइएगा। सच में बहुत बहुत थैंक्स। भाइयों, मेरा भी यहीं आस पास एक अपार्टमेंट है, हम पड़ोसी हैं, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी कॉल कर लेना। ठीक है? बिल्कुल। तभी यूलिन कमरे में आई। जियाटिंग ने कहा, पिताजी हमारे यहाँ गेस्ट्स आए हैं। यूलिन, ये तुम्हारे अंकल वांग हैं और ये उस बूढ़े आदमी के पोते हैं जिन्हें दादाजी ने बचाया था। मिस्टर वांग, ये मेरी बेटी यूलिन है। जिंग हुआन ने कहा, हेलो, मेरा नाम वांग जिंग हुआन है, मुझे लगता है मैं आपको जानता हूँ। यूलिन ने कहा, जी हाँ मिस्टर वांग, बहुत समय पहले एक इंटरव्यू हुआ था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको याद रहूंगी। वांग देयू ने पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? जिंग हुआन ने बताया, मेरी एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, मैं मिस यू से एक प्रोडक्शन के कास्टिंग कॉल के दौरान मिला था। अच्छा, जिंग हुआन ने पूछा, मैं बस सोच रहा था कि क्या मिस यू अभी किसी कंपनी के साथ साइंड है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मेरी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगी? यूलिन खुशी से उछल पड़ी, सच में? क्या मैं इसके लिए काफी अच्छी हूँ? जियाटिंग हंसते हुए बोला, हाँ, तो अब से मेरी बेटी का करियर आपके ही हाथों में है, छोटे भाई वांग। फिर उसने लिन से कहा, अरे लिन, जल्दी करो और इन्हें अंकल वांग कहो। लिन चिढ़ते हुए बोली, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? ये मुझसे बस कुछ ही साल बड़े हैं, इन्हें अंकल कहने से ये बहुत बूढ़े लगेंगे। वांग देयू ने मुझसे कहा, थैंक यू डिवाइन डॉक्टर यू, मैं आपके बताए काम को जरूर पूरा कर दूंगा। कार में बैठते ही जिंग हुआन ने पूछा, दादाजी आप डॉक्टर यू से क्या बात कर रहे थे? उनका एटीट्यूड अचानक इतना चेंज कैसे हो गया? वांग देयू ने सख्ती से कहा, जो पूछना ठीक नहीं वो मत पूछो, और याद रखो अब से मिस्टर यू के परिवार के साथ भी वैसा ही रिस्पेक्ट के साथ पेश आना जैसा तुम मेरे साथ आते हो, समझे? समझ गया दादाजी। जाते जाते जिंग हुआन ने यू हुआ से कहा था, भाई यू, आज हमारी इतनी जल्दी अच्छी दोस्ती हो गई, क्यों ना हम कल रात डिनर पर इस बात को सेलिब्रेट करें? यू हुआ ने कहा, जरूर, बस एक अच्छी सी लोकेशन सिलेक्ट कर लेना और मुझे मैसेज कर देना। जियाटिंग ने जिंग हुआन को चाय देते हुए कहा था, ये हमारी होममेड चाय है, थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए लेते जाइए। थैंक यू भाइयों। वांग देयू ने अपने पोते से कहा, जिंग हुआन तुम अभी जवान हो और तुम्हें चाय वाय पसंद भी नहीं है, क्यों ना ये चाय तुम मुझे ही दे दो। जिंग हुआन ने चाय छुपाते हुए कहा, दादाजी भाई जियाटिंग ने यह स्पेशली मुझे दी है, आप और मिस्टर यू अब इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, आपको आगे चाय की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वांग देयू हंसने लगे, अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे अपनी हेल्थ के लिए इस चाय की तुमसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, तभी जियाटिंग की आवाज आई, हाँ पिताजी, क्या आप ऊपर अपने कमरे में नहीं थे? मुझे लगता है मैंने अभी अभी एक ब्लरी शैडो देखी, मुझे तुम्हें कुछ और बातें बतानी है। जियाटिंग, कुछ दिनों में बिजनेस चैम्बर का एक इवेंट है, एल्डर वांग तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने ले जाएंगे, तुम यू हुआ को भी साथ ले जा सकते हो। एल्डर वांग के दोस्त? तो क्या वे सभी बड़े बिजनेसमैन नहीं होंगे? तुम्हें खुद को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, हालांकि हमारा यू परिवार अभी बस शुरुआत ही कर रहा है, हम डेफिनेटली चाइना का सबसे बड़ा परिवार बनेंगे, हालांकि हम अभी फाउंडेशन रखने के स्टेज में ही हैं। मेरा गोल सिर्फ चाइना तक लिमिटेड नहीं है। पिताजी प्लीज हमारे साथ आइए, आपके साथ रहने से मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, ये कैलीग्राफी वांग देयू को दे देना, एटिकेट्स फॉलो करना जरूरी है। पिताजी ये क्या है? पिताजी ये कैलीग्राफी तो कमाल की है, आप सच में इतने मिस्टीरियस लेटर्स लिख सकते हैं, इसे ऐसे ही दे देना सरासर बर्बादी है। कोई बात नहीं, ये तो बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है, इसे ज्यादा सीरियसली मत लो। आखिर मेरे पिताजी कौन है? उनकी नॉर्मल हैंडराइटिंग भी इतनी इम्पैक्टफुल है, वे डेफिनेटली कोई आम रिटायर्ड अमीर इंसान नहीं है। आजकल होटल्स का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है, कोई भी यूं ही अंदर आ जाता है। सुपरवाइजर वांग प्लीज थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करें, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? यूं हुआ कि हिम्मत तो देखो, ऐसे एक्सपेंसिव होटल में खाने आया है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम बिल भी पे नहीं कर पाओगे? शाओ जिंग, क्या तुम इनके दादाजी को जानती हो? ये मेरी पिछली कंपनी
कंपनी में मैनेजर थी। ये औरत बहुत एरोगेंट दिखती है और मेरे बेटे को टारगेट करने की हिम्मत भी कर रही है। बस एक मैनेजर, मुझे लगा जैसे कोई चेयरमैन हो। टैलेंट तो टकेगा नहीं, लेकिन ईगो और अकड़ पूरी है। आपको मेरे बारे में बोलने का क्या हक है? आप लोगों में कोई क्लास नहीं है और आप एकदम कंगाल दिखते हैं। यहाँ किस लिए आए हैं कौन जाने। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं। मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। मिस जंग, क्या कोई बात है? ये लोग, मुझे डाउट है कि ये लोग होटल में कोई तमाशा करना चाहते हैं। आपको केयरफुल रहना चाहिए। ऐसे लोगों को अंदर न जाने देना ही बेटर है। एक्सक्यूज मी, प्लीज तुरंत यहाँ से चले जाइए। हमारी एक अपॉइंटमेंट है। अगर आप हमें अंदर नहीं जाने देंगी और काम में डिले होगा तो क्या आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी? ये इस परिवार को देखिए। क्या ये लोग ऐसे दिखते हैं जो यहाँ किसी वीआईपी से मिलने आए हों? आजकल लोग बिना स्क्रिप्ट के ही कितनी डींगे मारते हैं। तुम अभी अभी यहाँ क्यों आई हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि पहुंचते ही मुझे ढूंढ लेना? ये सब इन लोगों की वजह से हुआ है डार्लिंग। ये लोग होटल में घुसकर गेस्ट्स को परेशान करने का मौका ढूंढ रहे थे। उफ, ये लोग हैं कौन? सिक्योरिटी को ही इस तरह की चीजों को हैंडल करने दो। ठीक है, आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वीआईपी आ रहे हैं। शियाओयू, ज्यादा केयरफुल रहना। सभी लोग ध्यान दें, हमारे जनरल मैनेजर ने ऑर्डर्स दे दिए हैं। देखो डिवाइन डॉक्टर यू, आप आ गए। जिंग हुआन ने मुझे पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था कि आप आ रहे हैं। मुझे अभी उससे पूछने पर ही पता चला और मैं सही टाइम पर आपका वेलकम नहीं कर पाया। मैं दिल से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब इस होटल में कभी नहीं आऊंगा। डिवाइन डॉक्टर यू, आई एम वेरी सॉरी। मेरे स्टाफ ने चीजें ठीक से हैंडल नहीं की। प्लीज आप नाराज मत होइए। ये चेयरमैन वैंग है, इस होटल के मालिक। ये इस नौजवान के सामने इतने रिस्पेक्टफुल क्यों हैं? आखिर ये है कौन? डिवाइन डॉक्टर यू, प्लीज अंदर चलिए। मिस्टर यू के परिवार का अच्छे से ख्याल रखना। शियाओ हुआन, तुम्हारे दादाजी किसे रिसीव करने जा रहे हैं? वे तो दौड़ते हुए गए। उन्होंने अपनी वॉकिंग स्टिक का भी इस्तेमाल नहीं किया। मुझे सच में बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। क्या तुम्हारे दादाजी ने कोई मैजिकल पिल खा ली है? वो अचानक इतने एनर्जेटिक कैसे हो गए? वो तो पहले से काफी जवान भी लग रहे हैं। आप अभी देखेंगे। डिवाइन डॉक्टर यू, प्लीज बैठ जाइए। ओल्ड वांग यहाँ है। क्यों ना आप हमारे स्पेशल गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराए? क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरी करंट हेल्थ इतनी अच्छी कैसे हो गई? कुछ दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ। मैं सड़क पर गिर पड़ा था और इन डिवाइन डॉक्टर यू ने मुझे बचाया। इन्होंने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि मेरी बॉडी को 20 साल पहले जैसा जवान कर दिया। डिवाइन डॉक्टर यू, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं अपने लिए लंबी उम्र नहीं मांगता। मैं बस आपसे अपने बच्चे को बचाने की रिक्वेस्ट करता हूँ। इसके लिए चाहे मुझे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, मैं तैयार हूँ। डिवाइन डॉक्टर यू, एल्डर चेन के बेटे चेन जिक्सुआन हमारे पूरे सर्किल के सबसे प्रॉमिसिंग टैलेंट हैं, सबसे सक्सेसफुल। वह बहुत कम उम्र में ही मेजर जनरल बन गए थे। कुछ टाइम पहले एक मिशन पर उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उनके हाथ पैर काट दिए गए, उनकी आंखें निकाल ली गईं, उनका चेहरा बुरी तरह डैमेज कर दिया गया और जीभ भी काट दी गई। उनके शरीर में एक अननोन वायरस भी डाल दिया गया है। वह अभी हॉस्पिटल में कोमा में है। मैं जाकर देखता हूँ। बहुत खूब। डिवाइन डॉक्टर यू, प्लीज इधर आइए। चेयरमैन वांग, एल्डर सॉन्ग, एल्डर चेन, क्या आज का खाना आप सबको पसंद आया? आप लोग यहाँ अंदर कैसे आए? ओल्ड वांग, आपको सच में इस होटल की सफाई करनी चाहिए। कोई भी यहाँ आकर भौंकने लगता है। अरे बेवकूफ, तुम क्या चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ वीआईपी गेस्ट्स बैठे हैं? लेकिन वे चुपके से अंदर कैसे आ गए? फैनचेंग, तुम अपना काम कैसे कर रहे हो? ये मिस्टर यू ही वो वीआईपी गेस्ट हैं जिन्हें मैंने आज स्पेशली इनवाइट किया था। मुझे माफ कर दीजिए चेयरमैन वांग, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। हम डिवाइन डॉक्टर यू, आज हम आपका ठीक से वेलकम नहीं कर पाए। फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इसका पूरा हिसाब करूंगा। फैनचेंग, तुम काफी टाइम से इस होटल में हो ना? चेयरमैन वांग, मैं अपना हैंडओवर प्रोसेस पूरा करके रिजाइन कर दूंगा। मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने सच में इतने पावरफुल इंसान से पंगा ले लिया। अगर उन्होंने बदला लेने का फैसला किया तो मेरा करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। डॉक्टर जाओ प्लीज। डिवाइन डॉक्टर यू को जिक्सुआन की कंडीशन के बारे में बताया करें। पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स इस समय बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। शरीर में एक अननोन इन्फेक्शियस वायरस भी है। ये तो कोई गली मोहल्ले का झोला छाप फ्रॉड लग रहा है। एल्डर चेन, सच में कितने डेस्परेट हो गए हैं। ये इंसान इस हालत में भी जिंदा कैसे बच गया? इसकी विल पावर वाकई कमाल की है। ऐसा लगता है जैसे इसने बहुत ब्रूटल टॉर्चर सहा है। पेशेंट को ऐसे केयरलेस तरीके से टच न करें। उसकी इम्यूनिटी 0 हो चुकी है। एक नॉर्मल सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन भी उसकी जान ले सकता है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। क्या ये सच में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन यूज कर रहा है? ये तो एकदम नॉनसेंस है। पेशेंट पहले ही मरने की हालत में है। ऐसे में टीसीएम क्या ही कर लेगा? डिवाइन डॉक्टर यू को अपना काम करने दीजिए। मेरा कल्टीवेशन लेवल अभी बहुत कम है। अगर मैं अपनी पीक स्टेज पर होता तो मैं इसे एक पल में पूरा हील कर देता। मुझे जल्दी से अपनी पावर वापस लानी होगी। डिवाइन डॉक्टर यू, क्या उसे बचाना इम्पॉसिबल है? अब उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह 3 मिनट से भी कम टाइम में होश में आ जाएगा। लेकिन उसके हाथ पैर और बाकी डैमेज हिस्सों के लिए पूरी तरह रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये फ्रॉड बकवास कर रहा है। हाथ पैर वापस ग्रो होंगे जब तक कि वो कोई इमोर्टल गॉड ना हो। उफ, जिक्सुआन मेरे बेटे, तुम आखिरकार जाग गए। ये कैसे पॉसिबल है? ये चमत्कार कैसे हो गया? क्या सच में चेन जिक्सुआन की कंडीशन स्टेबल हो गई है? डीन, ये अनबिलीवेबल है। इसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से रिकवर हो चुके
चुके हैं, यहाँ तक कि पुरानी इंजरीज भी पूरी तरह हील हो गई हैं। इसकी हेल्थ तो पहले से भी ज्यादा बेटर है। वेनहेंग जैसा कोई इंसान अगर वह हमारे हॉस्पिटल में रहकर प्रैक्टिस करे तो जंग के मैदान में घायल हुए हमारे हजारों सोल्जर्स को अब उस दर्द से नहीं जूझना पड़ेगा। मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा। मैं अभी हेड से बात करूंगा। डिवाइन डॉक्टर यू, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे चेन परिवार की हैं। प्लीज इन्हें देख लीजिए। मैंने ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं। ये किसी भी टाइम आपके नाम पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। निश्चिंत रहिए। हालांकि टेक्निकली अब ये मेरे यू परिवार के अंडर हैं, फिर भी आपका चेन परिवार चाइना के 4 सबसे महान परिवारों में से एक बना रहेगा। मेरा इन बिजनेस को सीधे अपने कब्जे में लेने का कोई इरादा नहीं है, ना ही मैं आपके काम में इंटरफेयर करूंगा। सब कुछ डिवाइन डॉक्टर यू की मर्जी के हिसाब से ही होगा। डिवाइन डॉक्टर यू, ये 2 शानदार विला मेरे नाम पर हैं। आप जब चाहें यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। आपका करंट घर आपके लिए बहुत छोटा है। इस विला को लीजिए और आप कम से कम अगले 20 साल तक यहाँ आराम से रह सकते हैं। फ्यूचर की कोई चिंता मत कीजिए। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं आपको मरने नहीं दूंगा। डिवाइन डॉक्टर यू ने एक परिवार से बात करते हुए कहा। ये सुनकर पिता बहुत खुश हुए और बोले, ये तो कमाल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिवाइन डॉक्टर यू। डॉक्टर यू ने आगे कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाए तो आप उसे मेरे पास भेज सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ टाइम लग सकता है। पिता ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं अपने बेटे को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे डिवाइन डॉक्टर यू। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। छोटे बेटे ने पूछा, पिताजी क्या हम सचमुच मून शैडो विला में रहने वाले हैं? ये हाइशी का सबसे लग्जूरियस विला है। बड़ा भाई भी खुशी से बोला, बहुत बढ़िया। मैं बहुत टाइम से एक विला में रहने का सपना देख रहा था। क्या मैं यहाँ पेट्स रख सकता हूँ? मुझे एक कैट और एक डॉग चाहिए। पिताजी ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। बड़ा भाई बोला, बहुत बढ़िया। अब मेरी लाइफ के गोल में बस एक ही चीज बची है, वो है एक बड़ा स्टार बनना। तभी छोटे भाई ने हैरानी से कहा, वाह, ये स्विमिंग पूल कितना बड़ा है। अब मैं हर दिन तैर सकता हूँ। डिवाइन डॉक्टर यू ने मन ही मन सोचा कि चेन जाने को चीजों को हैंडल करना बखूबी आता है। मुझे उसे सही रिवॉर्ड देना चाहिए। उन्होंने हैरानी से कहा, एल्डर चेन, आप ऐसे कैसे हो गए? हम बस कुछ ही दिन अलग रहे हैं और आप कम से कम 30 साल यंगर लग रहे हैं। एल्डर चेन हंसते हुए बोले, हाँ, डिवाइन डॉक्टर यू तो खुद 60 साल के हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वो मुझसे भी छोटे दिखते हैं? डॉक्टर यू ने कहा, एल्डर चेन, क्या मैं आपसे हॉस्पिटल जाकर पूरी जांच करवाने की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? अगर आपके बॉडी ऑर्गन सचमुच पहले की तरह यंग हो गए हैं, जैसा कि आपके फेस से लगता है, तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये एक हिस्टोरिकल घटना होगी। एल्डर चेन तुरंत मान गए। डॉक्टर यू ने बताया कि उन्होंने इन सर्वेंट्स को बहुत सोच समझ कर चुना है। ये ईमानदार और भरोसेमंद हैं और आपकी फैमिली की देखभाल करेंगे। तभी मेडिकल टीम की हेड वहाँ आई और बोली, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ कीजिए डिवाइन डॉक्टर यू। मैं आज यहाँ सबसे पहले चेन जिक्सुआन को बचाने के लिए आपका धन्यवाद करने और दूसरी एक हेल्प मांगने आई हूँ। डॉक्टर यू ने उन्हें बैठने को कहा। वह आगे बोली, चेन जिक्सुआन के ट्रीटमेंट के संबंध में मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपने कौन सा मेथड यूज किया। यदि आप इसका खुलासा करने में कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको हॉस्पिटल में हमारी मेडिकल टीम को लीड करने के लिए इन्वाइट करूंगी और आपके साथ एकेडमिक एक्सचेंज की भी आशा करती हूँ। डॉक्टर यू ने समझाया, मेरा मेथड सभी के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन मैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की आर्ट को आगे बढ़ा सकता हूँ। कंडीशन बस ये है कि आप जिस पर्सन को चुने उसमें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का टैलेंट होना चाहिए। मेडिकल हेड ने धन्यवाद दिया और कहा कि वह पर्सनली बेस्ट कैंडिडेट्स सेलेक्ट करेंगे। उन्होंने एक और रिक्वेस्ट की, कुछ दिनों में एक बहुत ही वीआईपी पर्सन हाइशी आ रहे हैं। कृपया मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनके टेस्ट में हमारी हेल्प करें। डॉक्टर यू ने हामी भरी। इसके बाद डॉक्टर यू ने श्याओ जिंग से कहा कि वो ये चीजें एल्डर चेन को दे दें। वो मजाक में बोले, अब तुम उन्हें एल्डर चेन नहीं कह सकती, तुम मुझे जो चाहो कह सकती हो, तुम मुझे लिटिल चेन भी कह सकती हो। सब हंस पड़े। डॉक्टर यू ने कुछ स्पिरिचुअल टी लीव्स और एक 1000 ईयर ओल्ड गिनसेंग किंग देते हुए बताया, स्पिरिचुअल टी को नॉर्मल तरीके से पिया जा सकता है। ये माइंड और सोल को शांत करती है और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसे लंबे समय तक पीने से लाइफ फोर्स भी बढ़ सकती है। गिनसेंग किंग की बात करें तो इसका एक टुकड़ा काटकर किसी क्रिटिकल मोमेंट में मुंह में डाल लें, यह जान बचा सकता है। एल्डर चेन ने धन्यवाद दिया और डॉक्टर यू ने इसे छोटी मोटी बातें बताकर एक्सेप्ट करने को कहा। डॉक्टर यू ने सोचा कि मून शैडो विला वाकई एक शानदार जगह है। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी सी व्यू नंबर 1 से 10 गुना ज्यादा सघन है। दरअसल इस माउंटेन रेंज में स्पिरिचुअल एनर्जी का खजाना है। उन्होंने याद किया कि श्वान शू ऑफ डिडक्शन उन्हें एक सीक्रेट रियल्म से मिला था, जिसके ओरिजिनल मास्टर ट्रिब्यूलेशन स्टेज के महान एक्सपर्ट थे। ये मेंटल कल्टीवेशन मेथड अत्यंत मिस्टीरियस है। नासेंट सोल स्टेज तक कल्टीवेट करने के बाद इंसान को लगातार डिडक्शन करके अपनी एक यूनिक कल्टीवेशन मेथड बनानी पड़ती है। जो लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं उनकी पावर और डिवाइन कॉन्शियसनेस अपने लेवल के लोगों से कहीं ज्यादा होती है और वे हाई लेवल के लोगों को भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर डिडक्शन फेल हो जाए तो सबसे अच्छा यही होगा कि डांटियन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए और सबसे बुरा यही होगा कि मौत हो जाए। ओरिजिनल मास्टर की मौत भी डिडक्शन फेल होने के कारण ही हुई थी। डॉक्टर यू ने सोचा कि सेक्ट को रिवाइव करने के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय से यह मेथड चुना था। उन्हें चट्टान गिरने से बचने की उम्मीद नहीं थी, बल्कि बिजली गिरने से मरने की उम्मीद थी। यूची, चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। तुम आजकल स्कूल के बाद जल्दी में रहते हो। मैंने तुमसे ऑनलाइन गेम खेलने को कहा था, लेकिन तुमने नहीं खेला। तुम्हें बास्केटबॉल में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है? आखिर चल क्या रहा है? यूची के दोस्त ने पूछा। यूची ने बताया, क्योंकि मैं हाल ही में नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ। ये थोड़ा दूर है। रोज मेट्रो और बस से जाने में ही
ही मुझे 1 घंटा लग जाता है। दोस्त ने कहा, बस 1 घंटा ही तो है ना? मैं रोज यही करता हूँ। तुम तो दोस्तों के साथ बहुत दिनों से नहीं घूमे। हमें आज एक गेम खेलना है। यूची मान गया। ठीक है, चलो आज कुछ गेम खेलते हैं। गेम के बाद मैं तुम सबको ड्रिंक्स पिलाऊंगा। हाँ। दोस्तों ने मजाक उड़ाया। अरे यूची, बढ़िया, नए घर में शिफ्ट होने के बाद अमीर हो गए। हाँ, तुम्हें तो पता है हमें ड्रिंक्स कैसे पिलानी है। आज तो सूरज पश्चिम से उग रहा होगा। गेम के दौरान यूची ने एक शानदार शॉट मारा। शानदार शॉट यूची, वह 3 पॉइंटर कमाल का था। तभी कुछ लड़के आकर बोले, हमें ये कोर्ट चाहिए, तुम लोग वहाँ जाओ। यूची के दोस्त ने कहा, भाई जो पहले आएगा उसे पहले जगह मिलेगी। आते ही हमसे अपनी जगह छोड़ने को कहना थोड़ा अनैतिक है, नहीं लगता? उन लड़कों ने कहा, हमने इस कोर्ट पर पहले दावा किया था। अगर तुम पहले ही इसका इस्तेमाल कर लेते तो कोई बात नहीं। अब विनम्रता से हमसे माफी मांगो और तुरंत चले जाओ। क्यों? हम बहुत पहले यहाँ आ गए थे। इस जगह को सिक्योर करने के लिए हमने सुबह से बारी बारी से पहरा दिया। समझदारी दिखाओ और अभी निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बात बिगड़ गई और स्कूल में ही लड़ाई हो गई। सब डीन के ऑफिस में थे। डीन गुस्से में चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, स्कूल में ही लड़ाई। क्या तुम में से कोई अब पढ़ना नहीं चाहता? तुम्हें क्या लगता है ये जगह क्या है कि तुम जब चाहो तब लड़ सकते हो? मुझे ठीक ठीक बताओ क्या हुआ? यूची के दोस्त ने कहा, डैन, ये हमारा रिजर्व्ड कोर्ट था, लेकिन इन्होंने इसे छीन लिया। इन्होंने तो हमें पहले धक्का भी दिया। दूसरा लड़का बोला, बकवास, कोर्ट चुराने की कोशिश तो तुम ही कर रहे थे, तुमने ही हमें पहले धक्का दिया। दोस्त ने कहा, बकवास, साफ है कि तुम ही गड़बड़ कर रहे थे। डीन ने सबको चुप कराया। बस करो, सब चुप हो जाओ। इसकी शुरुआत किसने की? अपने पेरेंट्स को फोन करो, देखते हैं कब तक तुम लोग ऐसे अकड़ दिखाते रहोगे। यूची के दोस्त ने धीरे से कहा, चियांग के परिवार में सिर्फ एक दादी है जिनकी नजर कमजोर है। अगर दादी आई तो टेंशन से बीमार पड़ सकती हैं। यूची ने डीन से कहा, डीन, मैंने शुरुआत की थी, लेकिन हमने कोर्ट के लिए लड़ाई नहीं की और न ही हमने लड़ाई शुरू की। दूसरा लड़का चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही मुझे मारा है। डीन, देखो मेरा चेहरा उसकी वजह से सूजा हुआ है। डीन ने पूछा, तुम्हारा नाम यूची है ना? यूकी ने हाँ कहा। डीन ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? अपने पेरेंट्स को फोन करो, उनसे कहो कि तुरंत यहाँ आए। यूची ने मन ही मन सोचा, पिताजी आजकल हर दिन बड़े लोगों से सीख रहे हैं और वो एक मूवी सेट पर हैं। अगर मैं माँ को फोन करूँ तो मुझे तो पक्का मार पड़ेगी। बेहतर होगा कि मैं अपने बड़े भाई को बुला लूं। बड़ा भाई मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो इतना दयालु है कि वो माँ को इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताएगा। बाहर एक शानदार गाड़ी आकर रुकी। वाह, क्या शानदार गाड़ी है! ये किसकी रोल्स रॉयस है? एक ने पूछा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना अमीर हमारे स्कूल में होगा। दूसरे ने कहा, ये कोई हैरानी की बात नहीं है, बोर्ड के सदस्यों की गाड़ियां भी तो इतनी ही अच्छी होती हैं। गाड़ी से दादाजी और बड़ा भाई उतरे। दादाजी ने कहा, यूची फर्स्ट ईयर के डीन के ऑफिस में है। मैंने उसे सिर्फ एक बार टर्म की शुरुआत में वहाँ छोड़ा था। अब सिर्फ ऑफिस का नाम बताकर ही मुझे उलझन हो रही है। मैं पहले किसी से रास्ता पूछ लेता हूँ। बड़े भाई ने कहा, पूछने की जरूरत नहीं, मेरे पीछे आओ। ऑफिस में डीन डांट रहे थे। यूची, खुद को देखो, देखो तुमने क्या कर दिया, और अब भी अपनी गलती नहीं मान रहे। मैं अब और कुछ समझाना नहीं चाहता। यूची ने सोचा, भाई मुझे बचा लो, मैं तो गया काम से। दादाजी भी क्यों आ गए? डीन ने पूछा, क्या आप यूची के पेरेंट्स हैं? बड़े भाई ने कहा, हाँ, हम उसके 2 भाई हैं। डीन ने कहा, आपने उसे कैसे पाला पोसा? स्कूल में लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? उसे घर ले जाओ और तुरंत सबक सिखाओ। बड़े भाई ने पूछा, टीचर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये लड़ाई असल में कैसे शुरू हुई? डीन ने कहा, ये तो बस कुछ बच्चे गुस्से में आकर आपस में झगड़ पड़े थे। फिर? टीचर ने कहा। बड़े भाई ने बीच में टोकते हुए पूछा, सबसे पहले किसने वार किया? मेरा यूची ईमानदार और आज्ञाकारी है, वह कभी इसकी शुरुआत नहीं करेगा। डीन ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने शुरुआत की, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसने लड़ाई का नेतृत्व किया। बड़े भाई ने फिर पूछा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले किसने वार किया? उस लड़के ने कहा, उसने किया, तुमने ही शुरुआत की थी। यूची ने कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने किया होता? बड़े भाई ने डीन से कहा, टीचर, क्या यही आपका पढ़ाने का तरीका है? दोषी को सजा नहीं मिलती जबकि निर्दोष को मिलती है। डीन ने बात घुमाते हुए कहा, इस लड़के ने तो मान भी लिया, ये गलतफहमी है। अगर प्रेसिडेंट काओ की कृपा न होती तो मैं उसकी मदद करने की जहमत भी न उठाता। ये एक गलतफहमी है। चूंकि यह सुलझ गई है तो चलो मान लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। बच्चे को वापस ले जाओ। बड़े भाई ने साफ कहा, कोई गलतफहमी नहीं है। चूंकि आप जानते हैं कि उसने ही शुरुआत की थी तो कृपया उसके पेरेंट्स को बुलाएं। डीन ने चेतावनी दी, मेरा सुझाव है कि आप इसे जाने दें। अगर उसके पेरेंट्स आ गए तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बड़े भाई ने कहा, मुझे परवाह नहीं कि इसका अंजाम क्या होता है, अभी उसके पेरेंट्स को बुलाओ। बुला लो, बस बाद में पछताना मत। अभी उस लड़के की माँ मिसेस फिंग जियान चिल्लाते हुए आई, माँ, किसी ने मुझे मारा, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे को मारने की हिम्मत किसने की? ओह मेरे प्यारे बच्चे, आपको इस तरह कैसे पीटा गया? डीन ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। मिसेस फेंग जियान, कृपया पहले शांत हो जाइए। बच्चों के बीच बस थोड़ी सी कहासुनी हुई थी। वह औरत भड़क गई। छोटी सी कहासुनी? मेरे बेटे को इस तरह पीटा गया? डीन होने के नाते क्या आपने इसे नहीं रोका? लड़के ने यूची की तरफ इशारा किया। माँ, मुझे तो उसी ने मारा है। उसकी माँ यूची पर चिल्लाई, मेरे बेटे को मारने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तभी दादाजी आगे आए और कड़क आवाज में बोले, महोदया, मेरा सुझाव है कि आप थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाएं। अगर महिलाओं को पीटने के खिलाफ कोई नियम ना होता तो मैं सच में उसे लात मारकर भगा देता। वह औरत छटपटाते हुए बोली, मुझे जाने दीजिए। डायरेक्टर लियू, जल्दी कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। अरे बहस करना बंद कीजिए, कम से कम बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल तो सेट कीजिए। भाई इसे देखिए, इसी ने हमारे जियान को पीटा है, इसे तुरंत स्कूल से निकाल दीजिए।
डायरेक्टर लियू, आप इस मैटर को कैसे हैंडल करेंगे? इसका यूची से कोई लेना देना नहीं है। साफ तौर पर फेंक जान ने ही लड़ाई शुरू की थी। आप यूची को किस बेस पर निकालेंगे? अंकल, ये सब इसमें शामिल है। मुझे तो इन्हीं ने मारा है। बस कीजिए डायरेक्टर लियू, इन उपद्रवियों को पनिशमेंट के तौर पर निकाल दीजिए, चाहे कोई भी हो। स्कूल में लड़ना गलत है। सभी लोग 1000 वर्ड्स का सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखें। मेरे बेटे को इस तरह पीटा गया है, सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन ही काफी क्यों है? ओह, मैं चाहता हूं कि ये लोग मेरे बेटे के सामने झुककर माफी मांगे। बेतुके और फिर भी इतने साहसी। ऐसे पेरेंट्स तो सच में सिरदर्द होते हैं। आपकी डिमांड तो लिमिट से ज्यादा है। जो भी मेरे बेटे को मारने की हिम्मत करे उसे स्कूल से एक्सपेल कर देना चाहिए। भाई देखो वो इसे कैसे हैंडल कर रहा है। मैं अग्री नहीं हूँ। हम भी अग्री नहीं है। तभी वहां एल्डर वांग आ जाते हैं। एल्डर वांग, आप यहाँ कैसे आए? बस करो ओल्ड युआन, मुझे पता है तुम कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहते हो, लेकिन सब कुछ फेयर होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि गलती किसकी है। नमस्ते एल्डर वांग, मैं काओ डोंग आपके साथ कोन ऑपरेट करना चाहता था। वो एक गरीब स्टूडेंट के लिए बोल रहा है ना? मुझे भी उसका सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, बच्चे बस मस्ती कर रहे हैं, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा है? मैंने अभी किसी को स्कूल से एक्सपेल करने की बात करते सुना। हाँ, ये सब मजाक था। हाँ, बस उन्हें डरा रहे थे। डिवाइन डॉक्टर यू, आपके साथ अन्याय हुआ है। लोग हैरान होकर फुसफुसाते हैं, आखिर ये कौन है? 4 ग्रेट फैमिलीज के एल्डर वांग उसका इतना रिस्पेक्ट करते हैं। ये खुद को क्या समझता है? क्या ये बूढ़ा आदमी कोई वीआईपी है? डिवाइन डॉक्टर यू कहते हैं, मैं ये मैटर आप पर छोड़ता हूँ, और जहां तक इन बच्चों की बात है, मुझे उम्मीद है कि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाएगा। निश्चिंत रहें डिवाइन डॉक्टर यू, मैं सब हैंडल कर लूंगा। एल्डर वांग ने भरोसा दिलाया। क्या हुआ? क्या अब आपको रियलाइज हुआ कि आप गलत थे? मुझे नहीं लगता कि मैं गलत था। मैं तो स्पीचलेस हूँ। इसके बाद सीन बदलता है। आपके वे दोस्त काफी अच्छे हैं। जब आपके पास टाइम हो तो आप उन्हें इन्वाइट कर सकते हैं। बिल्कुल, वे सब मेरे अच्छे भाई हैं। पहले हम 5 लोग 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम में ठसाठस भरे रहते थे। मैं दोस्तों को बुलाने की हिम्मत नहीं करता था। अब आखिरकार बुला सकता हूँ। दादाजी, क्या आप आज की फाइट के बारे में मेरी मॉम को नहीं बता सकते? मैं नहीं चाहता कि वह परेशान हो, और मैं उन्हें फिर से झुककर माफी मांगते हुए नहीं देखना चाहता। चिंता मत करो, दादाजी नहीं बताएंगे। थैंक यू दादाजी, ये लोग वाकई अमेजिंग हैं। लेकिन अगर मैं पहले जैसा होता तो मैं जरूर इनके आसपास जमा हो जाता। स्कूल में अफवाहें उड़ने लगती हैं। वाह, वह सच में हमारे स्कूल का स्टूडेंट है। वह तो हमारी क्लास के यूची जैसा दिखता है। उसका फैमिली सच में इतना अमीर है। मैं उसे इतने लंबे टाइम से जानता हूँ और मुझे पता ही नहीं था। क्या आजकल अमीर लोग इतने लो प्रोफाइल रहते हैं? तभी एक चौंकाने वाला नजारा सामने आता है। हे भगवान, दुनिया कितनी अद्भुत हो गई है। दादाजी सचमुच उड़ सकते हैं, तो इस दुनिया में वाकई इमॉर्टल्स हैं। दादाजी खुद से बड़बड़ाते हैं। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अब पूरी तरह से परफेक्ट है। किसी भी टाइम गोल्डन कोर तक पहुंच सकते हैं। मुझे अभी भी ट्रिब्यूलेशन से निपटने के लिए एक शांत जगह ढूंढनी है। इस नए घर को बर्बाद होने से बचाने। सिविलियन, तुम बस वहीं क्यों खड़े हो? दादाजी, क्या अभी कोई मैजिक हुआ था? ये क्या बकवास कर रहे हो? इस दुनिया में गॉड्स कहाँ से आते हैं? इमॉर्टल आर्ट। दादाजी, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैंने सब कुछ देखा है। तुम जरूर कल्टीवेटर होगे, है ना? इसीलिए तो तुम अपना करंट रूप बनाए रखने में कामयाब रहे हो। दादाजी, क्या आप चेक कर सकते हैं कि आपके पोते में स्पिरिचुअल रूट्स हैं या नहीं? क्या मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ? दादाजी मन ही मन सोचते हैं, अगर सभी बच्चों में स्पिरिचुअल रूट्स हैं तो मैं उन्हें साथ में कल्टीवेशन के लिए ले जाऊंगा, ताकि उनके बॉडी और हेल्थ को मजबूती मिले। क्या तुम कल्टीवेशन करना चाहते हो? बिल्कुल, लेकिन क्या तुम जानते हो कि कल्टीवेशन के बाद तुम्हें क्या क्या फेस करना पड़ेगा? अपनों को बूढ़ा होते देखना, टाइम का लगातार बीतते जाना, जबकि तुम हमेशा अकेले रहोगे, और फिर लाइटनिंग स्ट्राइक्स जैसी विपत्तियों का रिस्क है। एक बार स्टार्ट कर दिया तो रुक नहीं सकते। क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है? दादाजी, मैंने अच्छे से सोच लिया है। मुझे इनमें से किसी से भी डर नहीं लगता। ई स्पोर्ट्स प्लेयर होने के अलावा अब मैं आपकी तरह कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। दादाजी, हाँ, बढ़िया, जैसा कि यू तियन के पोते से उम्मीद थी। चूंकि हम स्पिरिचुअल रूट्स का टेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना पूरी फैमिली को एक साथ टेस्ट के लिए बुला लें। कल्टीवेशन करनी है या नहीं, ये आप लोग खुद डिसाइड करें। दादाजी इंटरफेयर नहीं करना चाहते। रात के समय पूरी फैमिली इकट्ठा होती है। आपकी लाइफ, ये तो कमाल है। पिताजी, क्या आज कुछ स्पेशल है? इतनी लेट नाइट सबको यहाँ क्यों बुलाया? जी हाँ दादाजी, दादाजी गंभीरता से कहते हैं, दरअसल मैं तो हमेशा से कल्टीवेशन कर रहा हूँ। हैं दादाजी, आपका क्या मतलब है? हम तो हमेशा से जानते थे कि आप इमॉर्टल हैं। क्या आप जानते थे? जी हाँ पिताजी, आपकी जवानी को इतनी अच्छी तरह से मेंटेन देखकर हम हमेशा से जानते थे कि आप इसे बनाए रखने के लिए हेल्थ कल्टीवेशन कर रहे हैं। पिताजी, बड़े भाई, छोटी बहन, ये वह हेल्थ कल्टीवेशन नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ये असली कल्टीवेशन है, इमॉर्टेलिटी की साधना। इसका क्या मतलब है? क्या इमॉर्टेलिटी की साधना का मतलब इमॉर्टल बनना नहीं है? दादाजी, जल्दी दिखाओ। दादाजी हवा में कुछ कर्तव्य दिखाते हैं। वाह दादाजी, क्या आपने अपने हाथ में कोई जादुई चीज छिपा रखी है? क्या ये कोई मैजिक पाउडर है? तो ये सिर्फ एक मैजिक ट्रिक है। पिताजी, आपके हाथों की स्पीड अद्भुत है। नहीं, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। दादाजी की चलने की स्पीड ह्यूमन लिमिट से कहीं अधिक है। मुझे डर है कि दादाजी की बात सच है। दादाजी, मुझे आप पर ट्रस्ट है। हम अपनी स्पिरिचुअल रूट्स का टेस्ट कैसे करें? ओह पिताजी,
माताजी बहन, आप लोग बिलीव क्यों नहीं कर रहे? दादाजी, क्या हम कोई लेविटेशन स्पेल ट्राई कर सकते हैं ताकि इनकी आंखें खुल जाएं? दादाजी मन में सोचते हैं, इस बूढ़े आदमी पर बिलीव कराने के लिए मुझे थोड़ा शो ऑफ करना पड़ेगा। तभी दादाजी हवा में तैरने लगते हैं। अब आपको मुझ पर बिलीव करना ही होगा, है ना? दादाजी कमाल के हैं। क्या अब आपको बिलीव हो गया? तो मेरा सारा डाउट सही निकला। पिताजी सचमुच कल्टीवेशन कर रहे हैं। पिताजी, जब आप इतने टाइम से कल्टीवेशन कर रहे हैं तो अचानक आज ही क्यों बता रहे हैं? मुझे इसका आंसर पता है, क्योंकि मैंने आज दादाजी को पीछे वाले पहाड़ से नीचे आते देखा। तो पता चला कि उन्होंने सिर्फ इसलिए कन्फेस किया क्योंकि वे रंगे हाथों पकड़े गए थे। मैं आपको बताना चाहता था, बस समझ नहीं आ रहा था कि कैसे स्टार्ट करूं। अब जब ये बात सबके सामने आ गई है तो मैं आप सबको कल्टीवेशन में गाइड कर सकता हूं। लेकिन कल्टीवेशन आसान नहीं है। मुझे आंसर देने से पहले अच्छे से सोच लीजिए। दादाजी, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जरूर कल्टीवेशन करना चाहता हूं। मैंने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है। पिताजी, क्या कल्टीवेशन करने से इमॉर्टैलिटी प्राप्त होती है? कल्टीवेशन बढ़ने के साथ साथ लाइफ स्पैन भी नेचुरली बढ़ता है, लेकिन हर कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकता। कुछ लोग सालों तक ट्राई करते हैं और फिर भी अपनी बॉडी में ची एनर्जी नहीं खींच पाते, बस अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप आराम से सोच सकते हैं, मेरी फैमिली में बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। अगर मेरी उम्र नहीं बढ़ी तो उन्हें जरूर कुछ सस्पिशियस लगेगा। पिताजी, ये कोई छोटी बात नहीं है, सुहुआ, और मुझे इस पर ठीक से डिस्कस करना होगा। हालांकि मैं थोड़ी जिद्दी हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन दादाजी, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ कल्टीवेशन करना चाहती हूँ। ठीक है, कर सकती हो। तुम जो भी चूज करो, दादाजी तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। ये तो नॉवेल्स वाली कल्टीवेशन है और तुम हमेशा यंग रह सकती हो। दादाजी, मैं भी कल्टीवेशन करना चाहती हूँ। मैं इस चांस को बिल्कुल मिस नहीं कर सकती। दादाजी मुस्कुराते हैं। ये स्मार्ट गर्ल शायद बस अपनी यूथ बरकरार रखना चाहती है। चूंकि तुम तीनों नन्हे मुन्ने कल्टीवेशन करना चाहते हो तो पहले तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट कर लेते हैं। तभी दादाजी हवा से कुछ निकालते हैं। हवा से चीजें प्रकट करना। पिताजी, ये किस तरह की इमॉर्टल आर्ट है? बस एक स्टोरेज स्पेस। फ्यूचर में तुम्हारे पास भी एक होगा। पहले कौन जाना चाहता है? मैं सबसे छोटा हूं। बेहतर होगा कि बिग ब्रदर पहले जाएं। अगर मुझ में कोई टैलेंट ही ना हो तो क्या होगा? और मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकी तो फिर क्या? अरे टेंशन मत लो बच्ची, बस अपना हाथ इस पर रखो। मैं पूरी कोशिश करूंगी, भले ही मैं कल्टीवेशन ना कर पाऊं। दादाजी मेरी प्रोटेक्शन जरूर करेंगे। मेटल स्पिरिचुअल रूट, एवरेज पोटेंशियल। शाबाश बच्चे। दादाजी, क्या धातु यानी मेटल स्पिरिचुअल रूट शक्तिशाली होती है? क्या ये एक अच्छा गुण है? हजारों में से किसी एक के पास ही स्पिरिचुअल रूट हो सकती है। एक गुण का होना ही बहुत बेहतरीन बात है। बहुत सारी स्पिरिचुअल रूट्स होने से असल में कल्टीवेशन करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेवल अप करने के लिए आपको उन सभी की पूरी साधना करनी पड़ती है। मेरी बारी, जल्दी देखते हैं मेरे पास कौन सी स्पिरिचुअल रूट है। प्योर वाटर स्पिरिचुअल रूट। ये कैसे संभव है? ये तो एक परफेक्ट स्पिरिचुअल रूट है, हाई ग्रेड की वाटर स्पिरिचुअल रूट। किस्मत से ये ब्लू स्टार है। अगर कोई और दुनिया होती तो उसे कल्टीवेशन वेसल बनाने के लिए छीन लिया गया होता। मैं अपनी पोती को कभी भी ऐसा दर्द नहीं सहने दूंगा। मुझे उसकी पूरी सुरक्षा करनी होगी। वाटर स्पिरिचुअल रूट, हाई ग्रेड की योग्यता। वाह, मेरे पास भी एक स्पिरिचुअल रूट है। बहुत बढ़िया। अब मैं भी कल्टीवेशन कर सकती हूँ। ही चाहे अर्थ हो या कोई और दुनिया, मुझे उसकी आंखों की चमक की रक्षा करनी ही होगी। अब मेरी बारी। आखिरकार मेरी बारी आ ही गई। दादाजी, कुछ क्यों नहीं हो रहा है? क्या मेरे पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है? क्या हो रहा है? हाँ। दादाजी, क्या मेरे पास स्पिरिचुअल रूट है? हाँ। मुझे डिवाइन स्पिरिचुअल रूट की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जो 10 करोड़ सालों में सिर्फ एक बार ही मिलती है। हमारे परिवार में सच में 2 डिवाइन स्पिरिचुअल रूट्स हैं। दादाजी, क्या मेरे पास डिवाइन स्पिरिचुअल रूट है? और दूसरा कौन है? एक और है, और वो मैं हूं, तुम्हारा दादाजी। वाह, मेरे पास तो बिल्कुल दादाजी जैसी ही स्पिरिचुअल रूट है। ये तो कमाल हो गया। डिवाइन स्पिरिचुअल रूट्स एकदम प्योर होती हैं, इसीलिए इनका कोई रंग नहीं होता। तुम 5 एलिमेंट्स में से किसी को भी चुनकर कल्टीवेशन कर सकते हो। इसमें कल्टीवेशन की स्पीड बाकी स्पिरिचुअल रूट्स के मुकाबले बहुत तेज होती है। ये एक बेहतरीन स्पिरिचुअल रूट है। तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी किस्म की स्पिरिचुअल रूट है। बहुत बढ़िया। फ्यूचर में मैं भी दादाजी जितना शक्तिशाली बन सकता हूँ। बधाई हो छोटे भाई, तुम तो हमारे परिवार के छोटे जीनियस हो। बहुत ही इंप्रेसिव। अब से तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना होगा। मेरे तीनों बच्चों के पास स्पिरिचुअल रूट्स हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे ये सब देखने को मिलेगा। आओ जेटिंग, तुम भी ट्राई करो। पिताजी, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मुझे ये सीखना है या नहीं। कोई बात नहीं, तुम और सुहुआ दोनों ट्राई करके देखो। अगर तुम कल्टीवेशन नहीं करना चाहती तो एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना भी बिल्कुल ठीक है। तुम जो भी चुनो, तुम्हारे पिताजी हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। ये सुनकर मुझे बहुत राहत मिली। मुझे भी देखने दो।
ये क्या है? क्या ये टेस्टर खराब हो गया है? ये लाइटनिंग एट्रीब्यूट है। लाइटनिंग एक बहुत ही अग्रेसिव और अटैकिंग गुण होता है। इसकी कल्टीवेशन पोटेंशियल भी हाई क्लास की है। बेशक तुम्हें कल्टीवेशन करना है या नहीं, ये पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। आओ सुहुआ, अब तुम भी ट्राई करो। ओह, ये तो ग्रीन लाइट है। हरी, मुझे गैस करने दो, क्या यह 5 एलिमेंट्स का वुड एट्रीब्यूट है? वुड एट्रीब्यूट भी एक्सीलेंट होता है। ये पौधों को अटैक करने के लिए कंट्रोल कर सकता है और सभी चीजों की ग्रोथ बढ़ा सकता है। वाह, इसीलिए तो माँ के फूल हमेशा सबसे अच्छे होते हैं। तो यह वुड एट्रीब्यूट है। तुम लड़की कितनी मीठी बातें करती हो। परिवार में सभी के पास स्पिरिचुअल रूट्स हैं। आप सभी आज रात से ही कल्टीवेशन शुरू करें। अपने शरीर में एनर्जी का फ्लो बनाएं। यह मंत्र आपके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में समाहित हो चुका है। आप दोनों आराम से सोचें, कोई जल्दी नहीं है। कल उस खास व्यक्ति से मिलने के बाद मुझे इस गोल्डन ट्रिब्यूलेशन का सामना करने के लिए एक शांत जगह की जरूरत पड़ेगी। इस ट्रिब्यूलेशन के बाद मैं सच में एक बार फिर से कल्टीवेशन के रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। मिस्टर यू, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के उत्तराधिकारियों को लेकर मुझे अब तक 2 सही कैंडिडेट्स मिले हैं। मैं सोच रहा था कि मैं उन्हें आपसे मिलने के लिए कब भेज सकता हूँ। बस 1 हफ्ता और इंतजार करें, फिर उन्हें सीधे विला एरिया में भेज देना। वो चेन जिक्सुआन सच में एक मजबूत कैरेक्टर वाला इंसान है, बहुत ही रेयर। हालांकि वो अभी बिस्तर पर है और बोल नहीं सकता, फिर भी उसने ब्लड टेस्ट में पूरी तरह से कोऑपरेट किया है। आज हॉस्पिटल की सिक्योरिटी इतनी कड़ी है कि एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती। कृपया बॉडी सर्च में कोऑपरेट करें, चेकिंग जारी रखें। वैसे अगर मैं सच में कोई हथियार अंदर लाना चाहूं तो भी वो किसी को नहीं मिलेगा। चौड़ा माथा और ऊंची नाक, जिसमें से एक हल्की सी ड्रैगन जैसी आभा झलक रही है। जैसी कि उम्मीद थी, ये तो ट्री के मास्टर हैं। इस नौजवान में ऐसी क्या खास बात है, इसी वजह से आप उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। प्लीज बैठिए। नमस्कार सर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि आपने जिक्सुआन का इलाज कैसे किया, इसीलिए मैं आपसे पर्सनली मिलने आया हूँ। आप बहुत दयालु हैं सर, किसी की जान बचाना ही तो हमारा फर्ज है। जिक्सुआन के कांटेक्ट में आने वाला हर इंसान बीमार पड़ गया। मैं सोच रहा था कि क्या आपके पास इसका कोई इलाज है। ये स्पिरिचुअल लिक्विड है, इसे पानी में डालें और पी लें। सिर्फ 15 मिनट में शरीर से वायरस पूरी तरह गायब हो जाएगा। ऐसी चमत्कारी स्पिरिचुअल मेडिसिन, क्या ये सच में वायरस को इतनी जल्दी खत्म कर सकती है? इस मेडिसिन का सोर्स अनकोन है। मैं सर को इसे डायरेक्ट छूने नहीं दे सकता, मुझे थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ये सेक्रेटरी काफी अलर्ट है। यू फैमिली के पास काफी पावर है, मुझे उन पर और ज्यादा इंप्रेशन जमाना होगा। ये पिल आपकी करंट फिजिकल कंडीशन को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। आप दिखने में तो जवान लगते हैं, लेकिन लंबे समय तक थकान की वजह से आपके बॉडी फंक्शंस पर असर पड़ रहा है। क्या इस मेडिसिन की फार्माकोलॉजी की स्टडी की जा सकती है? मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता, इसमें मौजूद कई जड़ी बूटियां मिलना बेहद मुश्किल है। मुझे डर है कि इसका मास प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल है। मैं समझता हूँ, ये सच में दुख की बात है। आप इसका इस्तेमाल करके कोई अल्टरनेटिव खोज लें, मैंने फार्मूला लिख दिया है। मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हुआशिया के लिए आप जैसे डिवाइन डॉक्टर का होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। सच में हमारे देश के लिए ये एक बड़ा आशीर्वाद है। ये सूप न सिर्फ वायरस को दूर करता है, बल्कि पब्लिक को भी बहुत फायदा पहुंचाता है। ये नुस्खा सच में अमूल्य है। आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं सर, ये तो बस मेरा फर्ज है। हाँ, मिस्टर यू, सन्यासी और मास्टर आम तौर पर अपने लोगों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। आप ये डिवाइन फॉर्मूला हमें सौंपने के लिए क्यों तैयार हो गए? एक दुश्मन देश ने हमारी इज्जत को ठेस पहुंचाने के लिए हमें ये झड़ दिया। मैं अपने देश पर विदेशी दुश्मनों के ऐसे हमले को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अपने देश के लिए दिल में ऐसा सच्चा प्यार होना सच में बहुत टचिंग है। बच्चे सभी बहुत अच्छे से कल्टीवेशन कर रहे हैं। जेटिंग, मैं एकांत में मेडिटेशन करने के लिए कहीं और जा रहा हूँ। पिताजी, इस बार आप कहाँ कल्टीवेशन करने का प्लान बना रहे हैं? चांगबाई माउंटेन को हमेशा से एक फेरीलैंड कहा जाता रहा है, शायद वहाँ अब आबादी कम होगी। मैं वहीं जाऊंगा। पिताजी, चांगबाई माउंटेन अब एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, वहाँ हर दिन भीड़ रहती है। वो जगह यकीनन आपको डिस्टर्ब करेगी। लगता है समय बदल गया है। तो क्या तुम जानते हो कि कोई सुनसान पहाड़ कहाँ मिलेगा? हैशी से थोड़ी ही दूरी पर एक बंजर पहाड़ी इलाका है, वहाँ कोई फसल नहीं उगती। अब सभी लोग वहाँ से जा चुके हैं। बुरा नहीं है, मैं वहीं जाऊंगा। तो फिर मैं आज रात ही निकलूंगा। ठीक है, फिर मैं आज रात आपको एयरपोर्ट या हाई स्पीड रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करने का प्लान नहीं बना रहा हूँ। मैं वहाँ खुद पहुंच सकता हूँ। आज के इस मॉडर्न समाज में हर जगह सर्विलांस है। एक शांत जगह ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल काम है। खैर, आखिरकार मुझे ये सुनसान और गहरे पहाड़ मिल ही गए। मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस फैल चुकी है। आसपास कोई जीवित प्राणी नहीं है, मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। मैं यहीं इस ट्रिब्यूलेशन का सामना कर सकता हूँ। वाह, कितना रिफ्रेशिंग है। ये फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन तो बहुत कमजोर है, मेरी हड्डियों को मजबूत करने के लिए एकदम परफेक्ट। भागने की कोशिश कर रहे हो? चुपचाप मेरे लिए न्यूट्रिशन बन जाओ। आखिरकार एब्जॉर्प्शन पूरा हो ही गया। अब अपनी कल्टीवेशन को मजबूत करने का समय आ गया है। क्या इस लाइटनिंग ट्राइबुलेशन के नीचे अभी भी कुछ जिंदा बचा है? क्या कोई छुपकर घात लगा रहा है? मैंने सोचा था कि ये कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर होगा, लेकिन पता चला कि ये तो बस एक चूहा है जो मरने की एक्टिंग कर रहा है।
हे, आजकल के चूहे इतनी ऊंची छलांग भी लगा सकते हैं। 1 मिनट रुको, ये तो दूसरी दुनिया का गोल्ड सीकिंग राइड है। ब्लू स्टार पर किसी दूसरी दुनिया का स्पिरिट एनिमल कैसे आ सकता है? क्या इन दोनों दुनियाओं के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? खैर, इसे भूल जाओ। मैंने अभी अभी अपना फाउंडेशन तैयार किया है, इसके बारे में फालतू क्यों सोचना। वो छोटी सी चीज खुद चलकर मेरे पास आ गई। क्या तुम्हें ये चाहिए? अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। जाओ और मेरे पोते के पालतू बन जाओ। अभी तो सुबह ही हुई है, मैं पहाड़ के नीचे बसे इस कस्बे में थोड़ा टहलने चला जाता हूँ। मैंने काफी लंबे समय से कुछ नहीं खाया है। मुझे इस मॉर्टल वर्ल्ड के माहौल की बहुत याद आ रही थी। सब लोग रास्ते से हट जाओ, चोर को पकड़ो। कितना शोर है, मैं शांति से अपना नाश्ता भी नहीं कर पा रहा हूँ। कौन है? किसने मुझे इस हिडन वेपन से मारा? भागने की कोशिश कर रहे हो? इतनी कम उम्र में ऐसा काम क्यों कर रहे हो? लोगों को लूटने पर क्यों तुले हो? धन्यवाद आप सभी का। मेरे ग्रोसरी के पैसे तो लगभग चोरी ही हो गए थे। क्या बेहतरीन वार था। इस तरह के चोर को सीधा पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। मेरा पीछा करता रहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए हूँ? ओह नहीं, मैं तो पकड़ा गया। क्या इस आदमी की पीठ के पीछे भी आंखें लगी हैं? छिपना बंद करो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या तुम कोई मार्शल आर्ट्स के मास्टर हो? यंग मैन, इतना टीवी देखना और नॉवेल्स पढ़ना बंद करो। ज्यादा बुक्स पढ़ो और फोकस करके पढ़ाई करो। मैंने देखा, मैंने तुम्हें उस आदमी के पैर पर वॉन्टन से हिट करते हुए देखा है और इसी वजह से तो वो पकड़ा गया। तुमने मिसअंडरस्टैंडिंग की है। यंग मैन, शायद तुम अभी भी कोई ड्रीम देख रहे हो। नहीं, मैंने सचमुच देखा है। बचपन से ही मेरा मार्शल आर्ट्स का ड्रीम रहा है। आज वॉन्टन खाते टाइम मैंने आपकी वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑरा देखी। मैंने सीक्रेटली सब देखा और मैंने सच में देख लिया। सीक्रेट वेपन स्किल्स, एक हिडन मास्टर। मास्टर जी प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लें। मैं यूं ही किसी को अपना स्टूडेंट नहीं बनाता। मेरा स्टूडेंट बनने के लिए किसी में यूनिक क्वालिटीज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए। उठो, मैं किसी को अपना स्टूडेंट नहीं बना रहा। क्या मेरा टैलेंट बहुत कम है इसीलिए मास्टर जी मुझे नहीं चाहते? ऐसा नहीं है। मैं उस तरह का मास्टर नहीं हूं जैसा तुम सोचते हो। और अभी मेरा किसी को स्टूडेंट बनाने का कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ अभी के लिए। क्या इसका मतलब है कि आप फ्यूचर में कभी स्टूडेंट बना सकते हैं? कौन जानता है फ्यूचर में क्या होगा। मैं यह भी फील कर सकता हूं कि बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। एक्चुअली उनके पास लक है। इंटरेस्टिंग। तुम सीरियसली मार्शल आर्ट्स के मास्टर बनना चाहते हो? कौन सा मास्टर? मैंने बचपन में मार्शल आर्ट्स के मास्टर बनने के बारे में कभी नहीं सोचा था। मेरा यहाँ रुकने का कोई इंटेंशन नहीं है। अगर तुमने वाकई माइंड मेकअप कर लिया है तो हाइशी में आकर मुझसे मिलना। इस पर्सन की डेस्टिनी को लेकर मैं काफी क्यूरियस हूँ। फिलहाल मैं उसे अपना एड्रेस दे देता हूँ। ग्रेट, मैं तुम्हें हाइशी में जरूर फाइंड कर लूंगी। अब जाओ, मुझे और डिस्टर्ब नहीं होना है। दुनिया में आजकल बहुत चेंजेस आ गए हैं, लेकिन आसपास देखने के बाद मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। घर जाकर बच्चों का होमवर्क देखना ही बेटर होगा। मैंने रिसेंटली एक नया वर्ड सीखा है, हाइप बेबी। मुझे लगता है कि यह मुझ पर खूब सूट करता है। जैसा कि आप सबने अभी देखा, यह मेरा नया घर है, बुलेट चैट। क्या तुम रिसेंटली सीव्यू नंबर 1 में शिफ्ट नहीं हुई थी? एक और नया घर, ऑसम। ये किसी और स्पॉन्सर का घर तो नहीं है? मेरे दोस्त, तुम रॉन्ग सोच रहे हो। मैं सेकंड जनरेशन रिच नहीं हूं, बल्कि मैं थर्ड जनरेशन रिच हूं। हालांकि मैं सेकंड जनरेशन रिच नहीं हूं, लेकिन ये विला ऑब्वियसली मेरे दादाजी का है, ये मेरा नहीं है। हाँ, स्ट्रीमर, इतना ड्रामेटिक तरीके से मत रुको, तुम हमें डरा रहे हो। दादाजी, आप वापस आ गए। आपने तो मुझे ऑलमोस्ट मार ही डाला था। हम इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? छी, तुम क्या कर रही हो? ये वही लाइव स्ट्रीम है जिसका मेंशन तुमने पहले किया था। ओह माय गॉड, दादाजी कितने हैंडसम लग रहे हैं। परसों डैड ने बताया कि दादाजी आइसोलेशन में चले गए हैं। यूची तो ये भी कह रही थी कि दादाजी किसी टफ ट्रिब्यूलेशन से गुजरने गए हैं। अब सब फाइन है। वाओ, भाई बहन का कितना क्यूट बॉन्ड है। मुझे तो ये डुओ बहुत पसंद आया। ठीक है गाइज, मेरे दादाजी वापस आ गए हैं। आज का रिवॉर्ड कल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। कल लाइव स्ट्रीम जरूर देखना। 50,000 कैश के टॉप प्राइस के साथ एक बड़ा गिव अवे होगा। दादाजी, यूलिन ने कहा कि आप एक टफ कल्टीवेशन के लिए गए थे, क्या ये सच है? हाँ, जब तुम अपनी बॉडी में की एनर्जी का फ्लो कर लोगे तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। दादाजी, मुझे क्या हुआ है? मैं पिछले 2 दिनों से शूटिंग पर था, इसलिए मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, इसीलिए तो तुमने अभी तक की एनर्जी का फ्लो नहीं किया है। मुझे सरप्राइज है कि यू हुआ और यूची अपनी कल्टीवेशन में कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो नॉटी यूची फिर से इंटरनेट कैफे में एक दिन की आउटिंग पर चला गया है। नेचर को अपना काम करने दो। एक बार जब ये सुपरनैचुरल हर्ब्स उग जाएंगी और बड़ी क्वांटिटी में बेसिक पिल्स तैयार हो जाएंगी तो इससे प्लैनेट ब्लू को बहुत बेनिफिट होगा। दादाजी, मैंने आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस की और मुझे अपनी बॉडी में एनर्जी का फ्लो फील हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसका मतलब है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ? उसका टैलेंट तो एवरेज है, फिर भी वह फर्स्ट पोजीशन पर रहा। ऐसा लगता है कि कल्टीवेशन टैलेंट और हार्डवर्क दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सैकड़ों साल पहले के उस सोर्ड्समैन फ्रेंड की लेगेसी, शायद अब उसके हेयर का टाइम आ गया है। क्या तुम सोर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करने को रेडी हो? दादाजी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। चाहे कितना भी टफ या टायरिंग हो, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। एक बार चूज कर लेने पर इसे चेंज नहीं किया जा सकता। सोर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस बहुत टफ होती है, इसके बारे में अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। सोर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस स्लो होती है और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर तुम इसमें मास्टरी हासिल कर लेते हो तो तुम्हारी पावर अनबिलीवेबली बढ़ जाएगी। अगर दादाजी कहते हैं कि ये बेस्ट है
तो यह मेरे लिए बेस्ट ही होगा। मैं आपके बताए पाथ पर ही चलूंगा। ये मेरे ओल्ड फ्रेंड की स्वॉर्ड है, तुमने इसकी टेक्निक इनहेरिट की है और अब ये स्वॉर्ड भी तुम्हारी ही है। अभी के लिए तुम इसे सिर्फ एक नॉर्मल स्वॉर्ड की तरह यूज कर सकते हो। एक बार जब तुम स्वॉर्ड हार्ट डेवलप कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हें अपना मास्टर मान लेगी। थैंक यू दादाजी, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। इस गोल्डन रूल स्वॉर्ड स्क्रोल का फर्स्ट स्टेप एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अपनी बॉडी को कैसे ट्रेन करूं। हाँ, ये केवल नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है, इसमें मेडिसिनल हर्ब्स और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। आइए मैं तुम्हारे लिए एक बेसिक बॉडी ट्रेनिंग मेथड बनाता हूँ। अभी से स्टार्ट करो। रोजाना विला एरिया के चारों ओर 5 राउंड्स लगाओ। ये 20 किलोमीटर्स है। रास्ते में मेरी सांस ऑलमोस्ट फूल गई थी। दादाजी ने कहा कि यह सब मेरी फिजिकल लिमिट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है, भले ही ये इम्पॉसिबल लगे, मुझे इसे कंप्लीट करना ही होगा। फाइनली 2 घंटे से ज्यादा टाइम के बाद टास्क खत्म हुआ। अगला टास्क सोर्ड चलाने की प्रैक्टिस करना है, चाहे दौड़कर सोर्ड चलानी हो या घुमाकर। जब तक उसे गाइड किया जाता है कि कैसे करना है, वह टास्क पूरा करने के लिए हार्ड वर्क कर सकता है। हेलो एवरीवन, आज मैंने आपको विला का टूर कराने का प्रॉमिस किया था। कल का टास्क कंप्लीट करने के बाद मैंने बॉस से प्रॉमिस किया था कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग अच्छे से करूंगा। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अरे उधर देखो दादाजी, क्या आप सोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं? अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेट रखो, पैर बेंड मत करो। तुम्हारा भाई पहले ही थ्रेशोल्ड पार कर चुका है, वह अब सोर्ड्समैनशिप सीख रहा है, ठीक है? क्या ये लेजी होने का एक इनडायरेक्ट तरीका नहीं है? दादाजी, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं, क्या दूसरे इसे देख सकते हैं? हाँ, ये तो बस सोर्ड्समैनशिप की बेसिक प्रैक्टिस है, ये कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है। ब्लू स्टार पर ये मैजिकल लग सकता है, लेकिन दूसरी वर्ल्ड में ये सोर्ड्समैनशिप की एक बिगिनर टेक्निक है जिसे बहुत से लोग जानते हैं। ये सुनकर कि ये सिर्फ सोर्ड्समैनशिप की बेसिक प्रैक्टिस है, मुझे रिलीफ मिला, क्योंकि सब इसे देखना चाहते हैं। मैं यहीं से लाइव स्ट्रीम करूंगा। ये सोर्ड्समैनशिप की टेक्निक बहुत ऑसम है। मैं भी हाँ, ये सोर्ड्समैनशिप की टेक्निक बहुत ग्रेट है। ये सोर्ड मैं भी इसे सीखना चाहता हूँ, मैं भी इसे सीखना चाहता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। जल्दी से यूलिन की लाइव स्ट्रीम को वेबसाइट के होम पेज पे डालो। वीडियो लिंक इमीडिएटली ब्रॉडकास्ट पर वापस भेजो। उन दोनों कंपनीज ने सबको अपनी साइड कर लिया है। ये करप्ट बिजनेसमैन तो यूलिन से लाइव स्ट्रीम और कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने के लिए कॉन्टैक्ट भी कर रहा है। इस बिग शॉट को कोई और अपनी साइड न मिला ले। ओ गॉड, इतने सारे लोग ऑनलाइन क्यों आ गए हैं? मैंने न तो अपनी स्किन बेची और न ही कुछ इनअप्रोप्रिएट किया। पता चला कि सब लोग सोर्ड्समैनशिप की स्किल्स को देखने आए हैं मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से। इसमें कोई सरप्राइज नहीं कि इतनी क्राउड उमड़ी है। इसमें कोई सरप्राइज नहीं कि इतनी क्राउड उमड़ी। दादाजी बहुत टैलेंटेड हैं। इसमें कोई सरप्राइज नहीं कि इतनी क्राउड उमड़ी है। तुम्हें बेसिक्स को अच्छी तरह से समझना होगा। सक्सेस के लिए हरी मत करो। लगता है तुम्हें फील हो रहा है कि तुमने पहला मूव सीख लिया है, तो चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। दादाजी के साथ प्रैक्टिस, ठीक है, नर्वस मत हो। ये तो बस सोर्ड्समैनशिप का एक फ्रेंडली मैच है। मुझे देखने दो कि तुम्हें अभी कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये तो बस सुपरफिशियल है। रियल फाइट ही टेस्ट कर सकती है कि तुमने इसे सच में सीखा है या नहीं। हेलो बॉस, स्ट्रीम अभी एंड हुई है। यूलिन, तुम्हारा करंट एड्रेस क्या है? मैं अभी आता हूँ, मुझे तुमसे इमीडिएटली स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस के बारे में बात करनी है। इस चांस का फायदा उठाकर मैं एल्डर यूतियन से भी मीट कर लेता हूँ। डिवाइन डॉक्टर यू, ये मिंग वानली द्वारा बनाया गया बैम्बू पर उकेरा हुआ फ्लावर और बर्ड पैटर्न वाला ब्रश है। ये मेरे दादाजी का कलेक्शन है। उन्हें वह पेंटिंग बहुत पसंद आई जो आपने पहले सेंड की थी। ये आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। आपके दादाजी बहुत हम्बल हैं। जिया किंग उनसे डेली सीखती है। मैंने अभी तक उन्हें थैंक्स भी नहीं बोला है। उस पेंटिंग में हिडन स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये माइंड और बॉडी की कंडीशन में इंप्रूवमेंट ला सकती है। इस ओल्ड वांग को इतनी जल्दी पेंटिंग के बेनिफिट्स का रियलाइज होने की उम्मीद बोझ नहीं थी। एल्डर वांग को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। लिन बैकयार्ड में है, जाओ उसे फाइंड कर लो। ठीक है डिवाइन डॉक्टर यू, तो मैं बैकयार्ड में यूलिन को ढूंढने जाता हूँ। इस बच्चे का लिन के लिए अफेक्शन उसके फेस पर क्लियरली दिख रहा है। हालांकि वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, फिर भी वह बहुत सिंपल है। लेकिन जब तक लिन उसे लाइक करती है, मैं इसे नहीं रोकूंगा। किसी भी सिचुएशन में मैं उसे हर्ट नहीं होने दूंगा। लिन हुयू प्लेटफॉर्म ने मुझसे कांटेक्ट किया है। हुयू ने आपसे क्यों कांटेक्ट किया? वे तुमसे एस क्लास स्ट्रीमर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना चाहते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। टेंशन मत लो, हुयू के बॉस और मैं अच्छे फ्रेंड्स हैं। कोई शेडी डील नहीं है। अच्छा है कि वो कोई फेमिलियर पर्सन है। अब तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं जो तुम्हें पसंद नहीं है। हालांकि फ्यूचर में स्ट्रीमिंग कंटेंट में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। क्या कंटेंट क्रिएट करने के लिए कोई रूल्स हैं? प्लेटफॉर्म को कल की स्ट्रीम बहुत पसंद आई, स्पेशली चाइनीज मार्शल आर्ट्स। तुम्हारा मतलब है तुम चाहते हो कि मैं दादाजी द्वारा भाई को मार्शल आर्ट सिखाने वाले सीन स्ट्रीम कर? हाँ, या मार्शल आर्ट से जुड़ी चीजें। मुझे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत है, लेकिन ये तो दादाजी ने सिखाया है। शायद वो अग्री ना करें। शायद तुम डिवाइन डॉक्टर यू से पूछ सकते हो, वो नॉर्मली तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं डिवाइन डॉक्टर यू के पास डायरेक्टली जाने की हिम्मत नहीं कर सकता।
मैं सिर्फ लिनलिन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो मैं पहले जाकर पूछ लेता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत रिलायबल नहीं है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें मुझे ढूंढते हुए सुना। दादाजी, आप ऐसे गायब क्यों हो जाते हैं? आपने मुझे बहुत डरा दिया था। छोटी बच्ची, तुम्हें हिम्मत जुटानी होगी, वरना बाद में तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। दादाजी, बात यह है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चाहता है कि मैं भाई को मार्शल आर्ट्स सिखाते हुए आपका वीडियो ब्रॉडकास्ट करूं। अगर ये वीडियो लीक हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोग हेल्थी रहने के लिए साथ देंगे तो यह देश के लिए एक कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, मुझे कोऑपरेट करने में खुशी होगी। मुझे स्ट्रीमिंग भी काफी इंटरेस्टिंग लगती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू दादाजी, आप सबसे ओपन माइंडेड हैं। दादाजी, मैंने ट्रेंडिंग सर्चेस देखे, आप लोग कुछ मजेदार कर रहे हैं और मुझे साथ नहीं ले गए। ठीक से बात करो, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। फिर कहाँ मस्ती कर रहे थे? ये तो अलग बात है। बड़ा भाई तो सोर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा है, जबकि मैं अभी भी गेम में बड़ी सोर्ड चला रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे भाई ने सक्सेसफुली कोई एनर्जी को अपनी बॉडी में प्रवेश करा लिया है। तुमने अभी थ्रेशोल्ड भी पार नहीं की है और तुम अभी से भागने की सोच रहे हो। टेंशन मत लो दादाजी, मैं आज ची को अपनी बॉडी में जरूर प्रवेश कराऊंगा। ये बच्चा भले ही जल्दबाज हो, लेकिन एक डिवाइन स्पिरिट रूट होने के नाते आज सक्सेसफुल होना इसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैंने कर दिखाया दादाजी, मैं सक्सेसफुल हो गया। मैंने भी थ्रेशोल्ड पार कर ली है। क्या अब मैं भी बड़े भाई की तरह सोर्ड्समैनशिप सीख सकता हूं? ये तो बस नॉर्मल सोर्ड्समैनशिप है। तुम्हारे भाई की स्पिरिचुअल पावर इस मेंटल मेथड के सूटेबल है, लेकिन तुम मेरी तरह एक डिवाइन स्पिरिचुअल पावर रखते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम मेरी डिवाइन आई सीक्रेट बुक को सीखने की हिम्मत रखते हो? ये टेक्निक बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मेरे पास यहाँ और भी कंप्लीट और हाई लेवल मेंटल मेथड्स हैं, असेंशन तक स्टेबल कल्टीवेशन की गारंटी। क्या तुम चेंज करना चाहते हो? मैं चेंज नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ सबसे पावरफुल चाहिए। कल्टीवेशन बेसिकली फेट और हेवन के बीच एक फाइट है। मेरी डेस्टिनी मेरी है, हेवन की नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जीत नहीं सकता? शाबाश, तुम्हारे पास बिल्कुल वही स्टाइल है जो मेरे पास उस टाइम था। मैंने तुम्हें मेंटल मेथड सिखा दी है, जाओ प्रैक्टिस करो। पिताजी, हमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है। पिताजी, हम भी कल्टीवेशन करना चाहते हैं। हमने डिसाइड कर लिया है। शियाओ जिंग को डेली सोर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करते देखकर मैं भी अपने वुक्सिया ड्रीम को पूरा करना चाहता हूं, लेकिन हम अपनी करंट लाइफ और सोशल सर्कल नहीं छोड़ना चाहते। इसमें टेंशन की क्या बात है? मैं तुमसे गहरे पहाड़ों में जंगली लोगों की तरह रहने के लिए नहीं कह रहा हूं। मॉडर्न सोसाइटी में सेल्फ डिफेंस स्किल्स होना हमेशा अच्छा होता है। मैंने तुम्हें ची को डायरेक्ट करने की मेंटल मेथड दे दी है, जाओ खुद प्रैक्टिस करो। ये हर्ब्स सच में इस मॉर्टल लैंड में सरवाइव कर सकती हैं। लगता है इनकी लार्ज स्केल पर फार्मिंग की जा सकती है। पिताजी, एल्डर चेन और डीन वेन ने बताया कि उन्हें लोग मिल गए हैं, वे यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, जाओ उनके वेलकम का अरेंजमेंट करो। मैंने बहुत दिनों से मेडिसिन नहीं बनाई हैं। मुझे वार्म अप होने के लिए एक नॉर्मल कॉल्ड्रन ढूंढनी होगी। पहले वाली वो हाई ग्रेड कॉल्ड्रन मैं अपने करंट कल्टीवेशन लेवल पर उनका यूज भी नहीं कर सकता। सच में रिडिकुलस है। अजीब बात है, क्या डीन वेन ने हमें किसी पावरफुल मास्टर से मिलवाने के लिए नहीं कहा था? हाँ, हमें बायोलॉजी लैब के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये डायरेक्शन हैशी के सबसे लग्जूरियस एरिया जैसी लग रही है। क्या यहाँ मेडिकल गाइडेंस मिल सकता है? हम किसी बिग बॉस के पर्सनल असिस्टेंट तो नहीं बनने वाले हैं। मैंने सुना है कि ये टीचर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिखाते हैं। क्या इस वर्ल्ड में मेरे दादाजी से भी ज्यादा स्किल्ड कोई TCM डॉक्टर हो सकता है? यह क्लियरली हैशी के सबसे रिच आदमी का विला एरिया है। बाइंग, ये मून शैडो विला की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिट है। इसे डीन वेन हमें यहाँ क्यों लाए हैं? क्या किसी रिच पर्सन का ट्रीटमेंट करने के लिए? हम शायद कोई फेम का भूखा होगा, पैसा कमाकर रेप्यूटेशन हासिल करने वाला। डिवाइन डॉक्टर यू, मैं स्टूडेंट्स को ले आया हूँ। डिवाइन डॉक्टर, ये लड़का ऑलमोस्ट मेरी ही एज का लग रहा है। मुझे पढ़ाने का उसे क्या राइट है? मैंने शायद उससे ज्यादा हर्ब्स संभाली हैं जितना उसने खाना खाया है। आप इन स्टूडेंट्स को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अरेंज कर लीजिए, वे कल से सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। डीन वेन, क्या आप इस टीचर के बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? हमें जानना जरूरी है, हमें सिखाने के लिए उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं। ओह जी बाइंग, अपनी आवाज संभालो। चुप रहो, कोई बात नहीं, मेरे पास कोई खास स्किल्स नहीं है। मैं बस मरते हुए लोगों की जान बचाता हूँ और घायलों का ट्रीटमेंट करता हूँ। मरते हुए लोगों की जान बचाता हूं और घायलों का ट्रीटमेंट करता हूं। ये तो कोई भी डॉक्टर कह सकता है। चूंकि तुम हमारे मास्टर बनना चाहते हो, तो कम से कम हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। बच्चे एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वे मेरी बात नहीं मानेंगे। अगर मैं अपनी एबिलिटी नहीं दिखाऊंगा तो वे चुपचाप नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि मेरे पास तुम्हारे मास्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज हैं। मेरे पीछे आओ। स्क्वायर पर क्यों आए हो? क्या सच में वो किसी का ट्रीटमेंट करके खुद को प्रूव करना चाहते हैं? मुझे लगता है ये पहले से किया गया कोई प्लान है। सब लोग चुप रहो। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका पैर देख सकता हूं? ये यंग मैन नॉर्मल नहीं लगता। उसकी आंखें तेज हैं, डेफिनेटली कोई आम आदमी नहीं है।
यंग मैन, मेरा पैर देखो, क्या कोई ट्रीटमेंट है या तुम्हारा क्या मतलब है? बात कुछ इस तरह है, मेरे पास यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक टीचर के रूप में मेरी एबिलिटीज को समझना चाहते हैं। मैं आपको एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर यूज करना चाहता हूँ ताकि मैं उनके सामने अपनी मेडिकल स्किल्स प्रूव कर सकूं। मुझे टेस्ट के लिए यूज करेंगे। मेरे पैर में दशकों से प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि नेशनल एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। क्या आपको अपनी रेपुटेशन खराब होने का डर नहीं है? अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मुझे कंडीशन बिगड़ने का डर नहीं है। मुझे क्यूरियोसिटी है कि आप खुद को कैसे प्रूव करेंगे। आप लोग पहले आकर इनकी जांच करें। आप इनकी कंडीशन के बारे में भी पूछ सकते हैं। कंफर्म करें कि क्या यह पेशेंट मेरा भेजा हुआ कोई स्पाई है। फिर चेक करें। मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या चालें चल सकते हैं। एल्डर युआन, ये पैर की इंजरी गोली लगने के वुंड का रिजल्ट है। हम एक्यूपंक्चर और मेडिसिनल बाथ का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। लगभग 6 महीने में हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। कंक्लूजन पर पहुंचना आपका मतलब है कि यह ठीक नहीं हो सकता। अगर इस बीच पैर की कंडीशन बिगड़ जाती है तो कौन 100% रिकवरी की गारंटी दे सकता है? अगर कोई एक्सीडेंट ना हो तो मैं इसका ट्रीटमेंट कर दूंगा और ये 1.5 साल में कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। अगर मेरे दादाजी रिटायरमेंट से वापस आ जाएं तो 6 महीने इफ पे। ओह, इस नन्हे बच्चे में तो वाकई टैलेंट है। वो बिना किसी इक्विपमेंट के नॉर्मल डायग्नोसिस कर सकते हैं। 6 महीने बहुत लंबा टाइम है। तुम्हारा क्या मतलब है? ये तो सीरियस पुरानी इंजरी है। मेरा मतलब है मैं अभी इन्हें टेम्परेरीली खड़ा कर सकता हूँ। अभी खड़ा कर सकते हो? ये कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। अगर मेरे दादाजी खुद भी आ जाएं तो भी मेडिसिन से आधा साल से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। तुम खुद को क्या समझते हो? मेरे पैर में हर दिन बहुत तेज पेन होता है। ऑलमोस्ट सारी सेंसेशन खत्म हो गई है। खड़ा होना कहना ईजी है, करना मुश्किल। बड़े साहब, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आप पर एक्यूपंक्चर करूं? रुको, तुम वेजोंग और हेगू पॉइंट्स पर एक साथ नीडल कैसे लगा सकते हो? तुम इन्हें मारना चाहते हो? चुप रहो और बस देखो। ये अपने आप मूव कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रिक करंट लग रहा हो। कमाल है, मेरे पैर में एक गर्म करंट दौड़ रहा है। अब तो पेन भी नहीं हो रहा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बड़े साहब, आप उठकर अभी क्यों नहीं चलते? रुको बड़े साहब, आप नहीं चल सकते। सिर्फ एक नीडल का यूज हुआ है, आप यूं ही कैसे हिल सकते हैं? अगर आप गिर गए तो मुझे मत छूना। मुझे अपने पैर में स्ट्रेंथ फील हो रही है। वह सचमुच खड़ा हो गया। उन 2 फेटल पॉइंट्स पर एक साथ नीडल लगाने से वह कैसे जिंदा बच गया? इससे प्रूव होता है कि वह मेरे दादाजी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अब क्या आपको डिवाइन डॉक्टर यू की एबिलिटीज पर बिलीव है? अब से डिवाइन डॉक्टर यू को ओबीडियंटली फॉलो करें। अपना ईगो छोड़ दें। हाँ, मैं समझ गया। मैंने एंशिएंट मेडिकल बुक्स में मेंशन की गई ची हीलिंग मेथड का यूज किया है। डैमेज नर्व्स को नरिश करने के लिए बैलेंस, ग्रेस और ब्यूटी की एनर्जी का यूज किया है। मैंने किसी कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं किया। आफ्टर ऑल, मेरा गोल इस वर्ल्ड में एंशिएंट मेडिसिन को आगे बढ़ाना है, न कि उन्हें कल्टीवेशन सिखाना। अब आप सभी को इस पर बिलीव हो गया होगा, है ना? थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। यंग मैन, इस पैर के बारे में क्या मैं आपसे अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखने की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? आपके पैर को अभी भी एक्यूपंक्चर और मेडिसिनल बाथ की रिक्वायरमेंट है। कुछ हफ्तों में आप फिर से नॉर्मली चल पाएंगे। चूंकि मैंने आपकी हेल्प की है, इसलिए मैं नेचुरली एंड तक आपका ट्रीटमेंट करूंगा। ये मेरा एड्रेस है, मून शैडो विला। क्या कोइंसिडेंस है? मैं भी उसी विला एरिया में रहता हूँ। ओह गॉड, मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगा। मिस्टर यू, आपने अनअवेयरली ही मुझ पर बहुत बड़ा फेवर किया है। मैं हाइशी सिटी कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी का पिता हूँ, जो कई बैटल्स में पार्टिसिपेट करने के बाद रिटायर हो चुके हैं। कोई बात बैलेंस्ड, ये तो बस एक छोटी सी काइंडनेस है। फिलहाल आपको जो सीखने की जरूरत है वो आपकी प्रीवियस नॉलेज से कहीं ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि आप पेशेंस नहीं रख सकते तो आप अभी जा सकते हैं। आपने पहले ही अपनी डिवाइन पावर का डिस्प्ले कर दिया है। भला कौन डिससैटिस्फाइड होने की हिम्मत करेगा? मैं तो जान से भी नहीं जाऊंगा। चूंकि आप नहीं जा रहे हैं तो मेडिसिन की ठीक से स्टडी करें। क्वांटिटी एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए। एक छोटी सी मिस्टेक, गलत मेडिसिन लेना फेटल हो सकता है। क्या ये सचमुच कोई मेडिसिनल हर्ब है? मेरी फैमिली में जनरेशन से मेडिसिन की प्रैक्टिस होती आ रही है।